नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग एक यहाँ पे फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए थे, जिसके बारे में डिटेल आपसे जो है चर्चा हुआ था कि जो लोग भी यूपीएससी जो है 2024 या बीपीएससी 69, यूपीपीसीएस 2024 या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, जहाँ आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही साथ जहाँ भी आपको जीएस देखने को मिलता है और जहाँ अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, जैसे अभी मान लीजिए यूपीएससी वगैरह का पेपर हो रहा है या कोई भी अन्य जो है वनडे एग्ज़ाम, उन सभी के लिए ये लेक्चर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? चूँकि मैं आपको ऑलरेडी इसका एक कहते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपको प्रत्यक्ष मैं दिखा चुका हूँ कि ऑलरेडी जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो हम लोग जो एक अपना बेहतरीन जो है मजबूत फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस क्रम में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लास 11th में हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट किए थे और ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी है। इसके ऊपर जो है लेक्चर 1 में बिल्कुल डिटेल में चर्चा हो चुका था कि हमको कैसे पढ़ना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, ओल्ड पढ़ना है या न्यू पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, सारा मैटर पे हम लोग क्लास 1 में जो है चर्चा कर चुके थे। तो जो लोग भी नहीं देखे हैं जाके आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, अभी बस धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस जो है इसका जो है रफ्तार अब धीरे धीरे आपको बढ़ रहा है। बाकी अभी हम बिल्कुल एक ही यूनिट आपको डेली जो है प्रोवाइड कराते हैं। तो इस क्रम में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़े थे प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बैच का अप्रोच जो है 360 डिग्री है, आप आंसर राइटिंग करें। ठीक है, आज जो है आज ही आपको यहाँ पे मैं एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, मोबाइल नंबर। ठीक है, आप डायरेक्ट वहाँ पे क्या करेंगे, टेलीग्राम पे अपना आंसर सबमिट करेंगे। क्योंकि वहाँ पे कुछ इशू आ रहा है और मैं भी सोचा, मैं पहले आपको लिए एक ग्रुप क्रिएट किया हूँ एनसीईआरटी बैच करके, ज्ञान सम्मान एनसीईआरटी बैच करके, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग आंसर सबमिट नहीं कर रहे हैं। एक आध लोग का कमेंट था कि आंसर सबमिट हम कहाँ करें। ठीक है, तो मैं चलिए अभी मैं आपको नंबर देता हूँ। इस टेलीग्राम जो है नंबर पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना आंसर सबमिट करेंगे। कोई आपका वैलिड क्वेश्चन होगा तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, आप नंबर जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसे इस पे कॉल वगैरह आप जो है नहीं करेंगे। ठीक है, आप जो है मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप जो है, मैं ये नंबर देने का तात्पर्य है कि आप सभी क्या करेंगे, आंसर अपना सबमिट करेंगे। ठीक है, जो भी आपको आंसर राइटिंग के लिए दिया जाता है, ये देखिए, ये ग्रुप में अभी ये जो बैच मैं यहाँ पे अभी स्टार्ट किया हूँ, अब इन्हीं सब बैच के लिए मार्केट में आपसे बहुत सारा पैसा लेके यही सब सेम काम कराया जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है, ताकि जो है जो भी जिनका भी आपको मध्यम वर्गीय का मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ, या जो भी लोअर मिडिल क्लास है, ठीक है, या मान लीजिए बिल्कुल ही जो आर्थिक रूप से जो है सक्षम बच्चे नहीं हैं और वो जो है क्वालिटी कंटेंट के अभाव में जो है एग्जाम क्वालिफाई करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको ध्यान में रखते हुए बैच स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो आप सभी जो है इस ग्रुप को, इस चैनल को जो है अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे और साथ ही साथ जो है ये लेक्चर को भी आप शेयर कर देंगे ताकि उन लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि यहाँ पे मेन आंसर राइटिंग में मैं बात किया हूँ, आपको बहुत सारा क्वेश्चन आगे मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। आप आंसर राइटिंग करेंगे और आपको फीडबैक दिया जाएगा, तो आप लोग जो है सबमिट करेंगे। नंबर यहाँ पे नोट कर लेंगे, मैं लिख देता हूँ नंबर एक बार। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना इंडिविजुअली आंसर सबमिट करेंगे। ठीक है, आपको जो है आंसर राइटिंग के लिए दिया ही जाता है डेली। नंबर नोट कर लेंगे आप लोग, 90 आपका 150 40 592। ठीक है, नंबर आपको दिख ही गया होगा। इसी नंबर पे जो है टेलीग्राम नंबर पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, इस पे जो क्या करेंगे, आप अपना आंसर जो है सबमिट कर देंगे 90 150 40 592 पे। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए, तो यहाँ पे आप जो है, और आपका कोई क्वेश्चन वगैरह होगा इंडिविजुअली तो आप पूछ सकते हैं, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, एक एक कम्युनिकेशन करने के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए, तो आप लोग जो है इस लेक्चर को शेयर करते रहिए। जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे वो लोग ऐड हो सकते हैं। जिनको इंटरेस्टेड जो है, जो लोग नहीं होंगे, ज़बरदस्ती ऐड होने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्योंकि देखिए, लेक्चर बनाने में काफ़ी एनर्जी लगता है और मैं यदि बात बोल रहा हूँ कि देखिए केवल लेक्चर बना देना इंपॉर्टेंट नहीं। दूसरी बात ये, मैं चाहूँ तो ये लेक्चर जो है 20 मिनट में आपका फिनिश कर सकता हूँ। एक लेक्चर 20 मिनट का बनेगा, फिनिश हो जाएगा। फिर मैं आपको बोलूँगा जाइए आप बुक पढ़िए। ठीक है, फिर आप बुक नहीं पढ़ेंगे। बुक पढ़ेंगे कुछ लोग, उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैं प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ पे बुक का एक एक लाइन आपको रीड करता हूँ, ताकि आपको दोबारा बुक नहीं पढ़ना पड़े। और आर एस शर्मा यदि आप ओल्ड एनसीईआरटी के लिए पढ़ लिए, फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा तो मैं आपको ऑलरेडी बोला हूँ, करा दूंगा। ठीक है, चलिए,
तो अभी तक जो है हम लोग क्या क्या पढ़े थे ये हम लोग देख लेते हैं। बाकी इसके अलावा पैरेलल में यहाँ पे ईपीएफओ का जो भी तैयारी कर रहा है उनके लिए जो है टेस्ट सीरीज वगैरह है यहाँ पे चल रहा है, वो आप जाके ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, अभी आज ही आपको अपडेट किया गया है सुबह में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप ईपीएफओ लिखने वाले हैं तो वो लेक्चर जरूर आप जाके देख लेंगे, काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक आपका जो है आईना का काम करेगा कि आपका जो है पेपर कैसे आने वाला है, ठीक है। उसके अलावा आरओ के लिए जो है टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, और यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ऑलरेडी जो है बहुत सारा टेस्ट बन चुका है, इंडिविजुअली आप टेस्ट जाके देख सकते हैं। बाकी बीपीएससी 69 के लिए हम जल्द ही टेस्ट चलाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसको एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखे थे प्राचीन भारत का इतिहास का महत्व क्या है, पहला यूनिट में, ठीक है। आखिर जो है वर्तमान में अतीत का प्रासंगिकता कैसे है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात किए थे काफी डिटेल में। इसके अलावा प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखन, दूसरा यूनिट हम लोग देखे थे कि आखिर आधुनिक जो लेखन जो है इतिहास का कब से शुरू हुआ, और उसमें उपनिवेशवादी का क्या योगदान रहा, साथ साथ राष्ट्रवादी लोगों का क्या दृष्टिकोण रहा, क्या योगदान रहा, इस पे संपूर्ण चर्चा हुआ था। सारे यूनिट में आपको जो है आंसर राइटिंग करने के लिए दिया गया है, तो आप लोग जो है आंसर राइटिंग उसका करके और सबमिट कर देंगे। आपको मैं नंबर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूँ। नेक्स्ट देखिए, स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। तो नेक्स्ट है आपका कि स्रोत जो है कितने टाइप के थे, और इतिहास के निर्माण में वो स्रोत कैसे हेल्प करेंगे, तो उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात किए थे। नेक्स्ट अगला जो है भौगोलिक ढांचा हम लोग देखे थे कि आखिर जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन इतिहास में कैसे अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला हम लोग देखे थे स्टोन एज यानी प्रस्तर युग देखे थे, आदिम मानव, ठीक है। और नेक्स्ट देखे थे हम लोग ताम्रप्रशांत जो है कृषक संस्कृति, यानी तांबा का जब आपका खोज हो चुका था। और नेक्स्ट हम लोग लास्ट यूनिट देखे थे इससे पिछला वाला, जो आपको 2 पार्ट में अवेलेबल है, चूंकि वो लेक्चर थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था, स्क्रीन जो है काम नहीं कर पा रहा था, तो 2 पार्ट में आपका लेक्चर बना हुआ है। तो नेक्स्ट देखे थे हम लोग हड़प्पा संस्कृति या कांस्य युगीन सभ्यता, और मैं आपको बोला था इसके पैरेलल में आपको एमसीक्यू भी कराया जाएगा। तो बस अब यूनिट स्टार्ट ही हो गया है, आपको जो है इसके पैरेलल में मैं जल्द ही आपको एमसीक्यू भी आपको चैप्टर वाइज दूंगा, तो वो भी आप साथ में करते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग हड़प्पा संस्कृति में देखे थे, उसका भौगोलिक विस्तार देखे थे, उस समय का तकनीक क्या था, विज्ञान की क्या स्थिति थी, व्यापार की क्या स्थिति थी, धार्मिक मान्यता क्या था, उस समय लिपि का क्या था स्थिति, कला का क्या स्थिति था, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात किए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं आपका आर्यों का जो है आगमन, ठीक है। जो आर्य लोग आए तो उन्हीं लोग से रिलेटेड आज हम लोग फैक्ट देखेंगे, आर्यों का आगमन और ऋग वैदिक काल देखेंगे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि उनका मूल जो है निवास स्थान क्या था, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या था, ठीक है। उनका पहचान हम लोग देखेंगे, आखिर उनके जीवन की पत्ति क्या थी, उनका राज्य व्यवस्था क्या था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट यूनिट इसी का पार्ट होगा जो आपका उत्तर वैदिक काल होगा, यानी ये हम लोग पूर्व जो है ऋग वैदिक काल देखेंगे, और अगले में देखेंगे उत्तर ऋग वैदिक काल। सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेंगे, और ज्योग्राफिकल लोकेशन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, थोड़ा टाइम तो एक्सपेंड होगा, बट आप देखिए यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलेगा। एक तो आपको लैंग्वेज, ठीक है, मेन आंसर राइटिंग में लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखा है इसी लैंग्वेज को आप अपना के अपना आंसर राइटिंग कर सकते हैं, तो इस दृष्टिकोण से भी इसको आप देख सकते हैं। बाकी एमसीक्यू तो हम लोग इससे बनाएंगे ही, आंसर राइटिंग हम लोग करेंगे ही, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आज वैदिक युग। देखिए, थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको एक जो है छोटा सा स्टोरी बता देते हैं। देखिए, वैदिक काल जो है इसको 2 भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से बस इसको सुन लेंगे, ठीक है। पहला होगा आपका ऋग वैदिक काल, दूसरा होगा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो होगा वो अपना 1500 बीसी से लेके और 1000 बीसी तक जो है आपका ऋग वैदिक काल होगा, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऋग वैदिक काल, जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक होगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जो अगला चैप्टर में देखेंगे हम लोग, उत्तर वैदिक काल, जो आपका 1000 बीसी से लेके और आपका 600 बीसी तक हम लोग देखेंगे। अब देखिए, इसमें हम लोग जनरली जो है पढ़ेंगे क्या, ठीक है। देखिए, तो हम लोग जनरली इसमें देखेंगे आपका सबसे पहले जो है ऋग वैदिक काल में हम लोग देखेंगे कि इनका भौगोलिक प्रसार क्या था, ठीक है। पहला पॉइंट देखेंगे भौगोलिक प्रसार। दूसरा हम लोग देखेंगे इनका आर्थिक जीवन कैसा था, ठीक है। तीसरा देखेंगे इनका सामाजिक जीवन कैसा था। चौथा देखेंगे धार्मिक जीवन, और फिर देखेंगे राजनीतिक जीवन। सेम यही टॉपिक हम लोग देखेंगे कब, उत्तर वैदिक काल में भी।
कि आखिर उत्तर वैदिक काल आते-आते ज्योग्राफिकल जो है, यानी भौगोलिक प्रसार कहाँ तक हो गया, आर्थिक जीवन में क्या इनका कोई चेंजेज आया। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इतिहास क्या है, परिवर्तन का ही अध्ययन क्या है, आपका इतिहास है। आखिर आपका ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में समाज में क्या चेंजेज आया, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखेंगे धार्मिक जीवन में क्या जो है परिवर्तन आया, राजनीतिक जीवन में क्या परिवर्तन आया, और ज्योग्राफिकल लोकेशन वगैरह भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इन्हीं सब बातों को देखना है। देखिए, अगर ऋग्वेद के बारे में बात करें, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ऋग्वेद जो है इनिशियल टाइम पीरियड में आपको इसका लिखित प्रमाण जो है कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि ये पहले क्या होता था, ये मौखिक रूप में होता था। जैसे मान लीजिए कोई गुरुदेव हो गए, ठीक है, ये गुरुदेव जो है आपको इनको ऋग्वेद का जो है स्रोत, जो भी श्लोक वगैरह है याद है, और ये श्लोक जो है बोलते थे, और कुछ बच्चे जो है सुन रहे हैं, ठीक है, फिर ये श्लोक याद कर लिए, फिर ये बच्चे जो है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर दिए। ऐसे करके जो है ये शुरू में क्या था, लिखित इसका जो है कि हमारे पास एविडेंस जो है इनिशियल दौर में नहीं है। यहाँ पे इनिशियल टाइम पीरियड में देखेंगे तो ये मौखिक रूप से ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर होता था। इसके बाद लास्ट में देखेंगे तो इसका लिखित प्रमाण जो है हमको, जो आज हम लोग ऋग्वेद देखते हैं, वो कब का है, तो आपका 11वीं सेंचुरी का है, ठीक है, यानी आपका 1100 लगभग का है। आपका जो नया वाला अभी वर्जन मिलेगा, अभी तो काफ़ी जो है आपका जो ऋग्वेद जो हम लोग देखते हैं, ये काफ़ी डाइल्यूट हो गया है। डाइल्यूट मैं इन द सेंस कह रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो ऐड हो गई है। पुराना ऋग्वेद का कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी बातें इसमें जोड़ दी गई हैं, ठीक है। वैसे जो है इसका लिखने का काम जो है आपका 6 सेंचुरी जो है बीसी से शुरू हुआ था, और ये आपका 2nd सेंचुरी बीसी तक जो है चला, और समय समय पे कुछ कुछ लिखा गया, ऐड करते करते ये 2nd सेंचुरी बीसी तक आ गया, ठीक है। तो लिखित जो है रिटेन अगर बात करें तो रिटेन जो है कहानी यहाँ से शुरू होती है। बाकी इससे पहले जो है मौखिक की कहानी थी, ठीक है। ये एक आपका छोटा सा जो है ऋग्वेद के बारे में कुछ आपका तथ्य था। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अर्ली जो है वैदिक जो है एरा देखेंगे, ठीक है, ऋग वैदिक काल देखेंगे 1500 से लेके 1000 तक, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक अपना यही होना चाहिए कि हम लोग ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग देखे थे लास्ट यूनिट कि इंडस वैली जो है सभ्यता, जो सिविलाइजेशन थी, उसका पतन कैसे हुआ। तो कुछ लोग ऐसे बताते थे, जैसे गार्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर का क्या कहना था कि आर्य के आक्रमण से ही इसका पतन हो गया। लेकिन आप देखिए इसका टाइम पीरियड हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 1500 बीसी से। 1500 बीसी से जो है आर्य जो है वैदिक काल का हम शुरुआत कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये 1700 के करीब में ही इसका पतन हो गया है। तो इसमें एक लंबा गैप है। तो इनका जो है फिलॉसफी जो कुछ लोग दिए थे, आपका मार्टिन व्हीलर का जो दिया हुआ फिलॉसफी था, वो क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक है, क्लियर होगा। बाकी जो है उसका पतन कैसे हुआ था, उस पर जो है तरह तरह सबका विचारधारा जो है दिया गया था, हम लोग सारा कुछ वहाँ पे देखे थे। कुछ लोग का कहना था बाढ़ की वजह से पतन हो गया होगा, कुछ लोग का कहना था कि यहाँ पे जो है प्रशासनिक स्थिरता आ गई होगी, भूतात्विक परिवर्तन हो गया, महामारी फैल गई होगी। तरह तरह का जो है लोगों का अपना एक ओपिनियन था, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपका भौगोलिक जो है प्रसार से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो आर्य शब्द है, आर्य जो शब्द है, ये हम बार बार इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। आर्य का मतलब क्या है, आर्य कोई जाति थी, आर्य क्या था। आर्य का मतलब होता था आपका उत्तम, आर्य का मतलब होता था श्रेष्ठ, आर्य का मतलब होता था गोरे रंग वाला। इसका मतलब कोई जाति से नहीं था। आर्य क्या था, एक समूह था, एक लोगों का क्या था, एक समूह था। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। कुछ टर्म मैं आपको बता देता हूँ। ये एक भाषा बोलने वाला क्या था, एक समूह था, ठीक है। एक भाषा बोलता था, ना कि एक क्या था, एक जाति था, याद रखेंगे। अब जो है आर्य जो है आए कैसे यहाँ पे, ठीक है। इस पे जो है आर्य की उत्पत्ति पे जो है क्वेश्चन बनती है कि आर्य जो है भारत आए कैसे, ठीक है। तो देखिए, जो तिलक का कहना था कि आर्य लोग जो है ध्रुव से आए थे भारत पे, उत्तरी ध्रुव से आए थे भारत में, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद जो है अविनाश चंद्र जो है दास, उनका क्या कहना था कि आर्य लोग जो है सप्त सैंधव से आए थे। बस इसको आप सुन ले सारे फैक्ट को। दयानंद सरस्वती का कहना था कि आर्य लोग जो है तिब्बत के निवासी थे, ठीक है। उसी तरह जो आपका चाइल्ड का कहना था कि ये दक्षिणी रूप से ये लोग आए थे, ठीक है। आपको गाइल्स का कहना था कि ये लोग हंगरी से आए थे, ठीक है। और यहाँ पे जेजी जो है रोड्स थे, जेजी रोड्स का कहना था ये लोग पश्चिमी एशिया से आए थे। अब हम लोग किसका बात माने कि आखिर ये लोग आए कहाँ से थे,
ठीक है, ये तो अपना इंडिया हो गया। आर्य लोग पहले थे नहीं यहाँ पे, आपको पता है, तो ये लोग आखिर आए कहाँ से कहाँ? तो ज़्यादा जो है प्रमाणिक माना गया है कि ये लोग जो है आपका पश्चिमी एशिया से आए होंगे। ठीक है, पश्चिमी एशिया से आई हुई जो है एक जाति थी। ठीक है, एक लोगों का समूह था। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका एविडेंस हमको मिला, एविडेंस के आधार पे ज़्यादा बात करना जो है अच्छा रहेगा। एक आपको जिंद जो है, जिंद अवस्था मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे? ईरान में। ठीक है, जिंद अवस्था आपको ईरान में मिलेगा। अब ईरान में आप देखेंगे तो जैसे आप वैदिक टाइम पीरियड में देखेंगे, यहाँ पे 4 वर्ण का बात किया गया है, वैसे वहाँ भी 4 वर्ण का बात किया गया है। दूसरा, जिंद अवस्था में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है, जैसे आप देखेंगे इंद्र का जो है यहाँ पे, वरुण का, ठीक है, सूर्य का उपासना का वर्णन है, वैसे जिंद अवस्था में भी आपको वरुण का, सूर्य का उपासना का वर्णन मिलता है। और इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है मध्य एशिया से ही यहाँ पे आए होंगे, क्योंकि वहाँ जो जो मान्यताएं देखने को मिल रही है वही यहाँ पे मान्यताएं देखने को मिल रही है। तो सबसे प्रामाणिक हमको यही देखने को मिल रहा है एविडेंस। बाकी बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है। ठीक है, इतिहास है। ठीक है, चूंकि इसके बारे में हमारे पास कोई एविडेंस है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये उत्पत्ति से लेकर बात हो गई, इतना क्लियर है। तो अभी के लिए आप क्या मानेंगे? ठीक है, सबसे प्रामाणिक क्या मानेंगे कि ये लोग कहाँ से आए थे? पश्चिमी एशिया से आए थे। ठीक है, इतना बात जो है क्लियर हो गया। ठीक है, और बाकी जो है आर एस शर्मा में तो इनके बारे में लिखा गया है, ये यूरेशिया से आए थे, मध्य एशिया से जो है आए थे। ठीक है, तो पश्चिमी एशिया मध्य एशिया लगभग जो है एक ही इलाका आपका हो गया। इतना बात क्लियर होगा। चलिए, अब हम लोग जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन का चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपको मैप दिख रहा होगा, यहाँ पे मैप में ध्यान देंगे, ये लोग इनिशियल में सबसे शुरुआती दौर में यहाँ पे आए थे ये लोग। ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो है आपका धाली गाई है, ये आपका धाली गाई जो है, देखेंगे तो पाकिस्तान का जो है आपको स्वात घाटी है, वहीं पे अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर जो है आपका डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये आपका तकसीला है। ठीक है, ये भी पाकिस्तान प्रांत में ही है। ठीक है, यहाँ पे हमको प्रमाण मिलता है। और तीसरा यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका मूल स्थान, ये भी पाकिस्तान प्रांत में ही है। और यहाँ ऋग वैदिक कालीन साहित्य जो है, इसका हमको यहाँ पे हिरण्यकश्यप का जो है जन्म के रूप में यहाँ पे दिखलाया गया है। तो ये जो है इनिशियल टाइम पीरियड में इनका, यानी सप्त सेंदो क्षेत्र में ही इनका इनिशियल टाइम में विस्तार था। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कब? ऋग वैदिक काल का। तो सप्त सेंदो क्षेत्र वाले में इनका विस्तार था, लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल काल आएगा तो इनका विस्तार जो है बढ़ते बढ़ते आपको यहाँ तक आ जाएगा। ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे इनका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी में यहाँ पे आपको हस्तिनापुर देखने को मिलेगा। ठीक है, इंद्रप्रस्थ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, ये सब में इन लोग का, यहाँ पे इस एरिया में इन लोग का विस्तार हो गया था। ये तो ज्योग्राफिकल लोकेशन का हम लोग चर्चा कर लिए। ठीक है, चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, सीधे अपने बुक पे आते हैं, कहानी देखते हैं, स्टोरी क्या कहते हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या क्या इस यूनिट में पढ़ेंगे। हम लोग भौगोलिक प्रसार के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग आर्थिक पहलू पे चर्चा करेंगे, हम लोग सामाजिक स्थिति पे चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग उत्पत्ति से संबंधित बात कर लिए हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लिए, आखिर इनिशियल टाइम पीरियड में लोग यहाँ थे। ठीक है, इसी रीजन में थे, बाद में जो है इनका फैलाव यहाँ तक हो गया। ठीक है, इस रीजन में ये लोग आ गए, इसमें हम कुछ आपको नाम वगैरह बता दिए। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं हम लोग आर्यों का आगमन और ऋग वैदिक युग। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे पॉइंट शुरू होता है अपना कहानी मूल निवास स्थान और पहचान से। आखिर जो इनका मूल निवास क्या था, मैं आपको बता दिया एक प्रमाणिक तौर पे कि एक हमको जो एविडेंस मिला है, हम प्रूफ के आधार पे बात किए कि ये लोग जो है मध्य एशिया से होंगे। देखिए, यह कहना कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे, पर उनकी प्रारंभिक संस्कृति करीब करीब एक ही प्रकार की थी। ठीक है, उनकी संस्कृति जो हमको एक ही प्रकार को देखने को मिलती है, वह हिंद यूरोपीय परिवार के भाषाएं बोलते थे। वो अपने परिवर्तित रूपों में आज भी समूचे यूरोप और ईरान में तथा भारतीय उपमहादेश में अधिकतर भागों में बोली जाती है। तो देखिए, आर्यों का जो अगर देखेंगे लोकेशन ओवर वर्ल्ड वाइड देखेंगे, तो समूचा यूरोप हो गया आपका, ईरान हो गया, और भारतीय उपमहादेश में अधिकतर भाग में जो है वही बोली बोली जाती थी। तो एक ही नस्ल के थे, ये कहना मतलब थोड़ा सा कठिन है, लेकिन करीब करीब जो है उनका संस्कृति एक ही हमको देखने को मिलता है। अब देखिए, आर्यों का जो है मूल निवास आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में, जो यूरेशिया कहलाता है। ठीक है, अब आर एस शर्मा का कहना है कि यूरेशिया के आसपास ये लोग देखने को मिलते हैं। इनका मूल निवास आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में यूरेशिया कहलाता है, कहीं पे बतलाया जाता है। ठीक है, आर एस शर्मा का ये ओपिनियन है। आज जो है कुत्ता, घोड़ा आदि जो है कुछ पशुओं के नाम और भुर्ज
देवदारू, मौपिल आदि कुछ वृक्षों के सभी जो है हिंद यूरोपीय भाषाओं में समान पाए जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं एविडेंस क्या दिया जा रहा है। यूरेशिया का मतलब हो गया यूरोप और एशिया। ठीक है, क्लियर है। तो इनका बताना है कि यूरेशिया के ये लोग हैं। और जैसे देखिए यहाँ पे कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, या कुछ पशु के और भी जैसे पेड़ पौधे के नाम हो गए, ये हिंद यूरोपीय भाषाओं में समान ही ये पाए जाते हैं। तो ऐसा अनुमान है कि जो वहाँ के लोग होंगे वही यहाँ के भी लोग होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है इनका जुड़ाव रहा होगा। ये समान शब्द जो है यूरेशिया के पौधे और पशुओं के वाचक हैं। इनमें यह भी प्रकट होता है कि आर्यजन जो है नदियों और वनों से परिचित थे। ठीक है, और ये विचित्र बात है, आप देखेंगे जब हम ऋग्वेद पढ़ेंगे तो वहाँ पे कितना बार नदी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यह विचित्र बात है कि पर्वतवाचक समान शब्द कुछ ही आर्य भाषाओं में है। हालांकि आर्यों ने अनेक पर्वतों को पार किया है। ठीक है, पार करना ही पड़ा होगा यहाँ तक आने में, भारत तक। उनका धंधा मुख्यतः जो है पशुचारण था। क्या था? पशु चराना था इनका धंधा। अच्छा, एक बात आप सोचिए थोड़ा सा, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन में इन्हीं लोग का जिम्मेवार है। ये लोग अटैक कर दिए और वहां के जो है उसको कैप्चर कर लिए। तो आपको तो पता है सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो ये आर्य लोग जो है नगरीय सभ्यता से इनका जो है उत्पत्ति होता। एक जब मान लीजिए एक कोई भी नगर है, ये पूरी तरह से डेवलप्ड नगर है। ठीक है, यहाँ पे कोई अटैक करके और इसको अगर कैप्चर कर लेता है, ठीक है, तो ये भी तो नगरीय सभ्यता ही होगा। नया वाला जो सभ्यता बनेगा, ऐसा तो नहीं है ग्रामीण सभ्यता बन जाएगा। तो यहाँ से भी हमको ऐसा लगता है कि ये कहना जो है बिल्कुल ही सही होगा कि ये लोग जो है आर्य जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में जो है जिम्मेवार नहीं थे। देखिए इनका धंधा क्या है? पशुचारण है। कृषि का स्थान यहाँ पे गौण था। ठीक है, इनिशियल टाइम पीरियड में आर्यों के समाज में पुरुष की जो है प्रधानता थी। आर्यों के जीवन में घोड़े का सबसे अधिक महत्व था। ठीक है, ये हमको एविडेंस हमको यहाँ पे मिला है। पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व छठी जो है शताब्दी में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में इस्तेमाल किए गए हैं। 3000 जो है ईसा पूर्व में यूराल क्षेत्र में घोड़े का लगभग 60,000 हड्डियां मिला है। ठीक है, अब इससे आपको पता चल गया होगा कि इसका इस्तेमाल उस समय कितना हुआ करता होगा। जबकि हम लोग क्या देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता में कि घोड़े का जो है यहाँ पे हड्डियों का प्रमाण हमको देखने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 60,000 हड्डियों मिली है। घोड़े की जो है आपका तेज रफ्तार ने लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद लोगों को अलग अलग दिशाओं में जाने की सहायता दी। आपको पता ही है कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए ये बहुत अच्छा साधन था पहले। तो इन्हीं के माध्यम से जो है ये लोग जो है मान लीजिए यूरेशिया में है, ठीक है, या मध्य एशिया में है, तो यहाँ से चारों ओर फैले होंगे। वनचफ लोग मान लीजिए यहाँ पे कुछ चले गए, वनचफ लोग कुछ जो है इधर चले गए, इस क्षेत्र में यहाँ पे निवास करने लगे। ठीक है, तो इसलिए हमको जो है यहाँ पे जो है कुछ लोग वनचफ लोग यहाँ चले गए, और इनके आवागमन में सबसे अधिक हेल्प यहाँ पे कौन कर रहा है? तो घोड़े का हेल्प हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो यही बता रहा है कि रफ्तार ने लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद लोगों को अलग अलग दिशाओं में जाने का सहायता मिला। आगे चलिए, हिंद जो है हिंद आर्य मध्य एशिया से भारत की ओर आए थे। हिंद आर्य कहाँ से आ रहे हैं? मध्य एशिया से। जैसे मैं बताया कि हमको एविडेंस में मिला है। यह बात आनुवांशिक साक्ष्य के आधार पर कही जा सकती है। देखिए, साक्ष्य के आधार पर आनुवांशिक लक्षणों का यह खोज मानव और अन्य जीवों के रक्त कोशिकाओं के आधार पर भी की जाती है। इन लक्षणों को डीएनए कहा जाता है। आपको पता ही है, डीएनए का हम प्रमाण लेकर भी बता सकते हैं। ये लक्षण आनुवांशिक तथा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होती है? हस्तांतरित होती है। ठीक है, उसके लिए आपका डीएनए ही जिम्मेवार होता है। जीव विज्ञान ने मध्य एशिया के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए स्टेपी लोगों में एक प्रकार का आनुवांशिक लक्षणों की सूचना दी है। ऐसा जीव विज्ञान हमको बताता है कि जो लक्षण हमको मध्य एशिया में देखने को मिलता है वही यहाँ पे भी देखने को आपको मिलता है। इन आनुवांशिक संकेतों में M17 कहा जाता है इसको। ये संकेत 8000 ईसा पूर्व के आसपास प्रकट हुआ है। मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में ऐसे संकेत जो है पाए गए हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन्हीं संकेतों का खोज दिल्ली में की तो उन्होंने पाया कि आपका 35% से अधिक हिंदी भाषी लोग तथा मात्र 10% द्रविड़ भाषी लोगों में विशेषता विद्यमान थी। हमको जो है यहाँ पे जो वैज्ञानिक एविडेंस मिल रहा है तो उसके आधार पे बताया जा रहा है कि ये जो है एविडेंस हमको अगर दिल्ली में जो खोजा गया तो 35% से अधिक हिंदी भाषी और 10% यहाँ पे द्रविड़ भाषी लोग जो है पाए गए हैं। इस आधार पर जीव वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि हिंद आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे।
ठीक है, तो ये देखिए साइंस का कहना है कि हिंद आर्य जो कहाँ से आए हैं, ये मध्य एशिया से आए हैं। वे इस क्रिया को 8000 ईसा पूर्व के बाद रखते हैं, लेकिन भाषाविद और पुरातत्वविद इसे 2000 ईसा पूर्व के आसपास रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जो है आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। देखिए इससे पहले जो भी हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, जैसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता देखे थे, तो उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि हमको लिखित कुछ एविडेंस है नहीं, लेकिन अब हमको लिखित एविडेंस यहाँ पे मिलने लगी। और ऋग्वेद में जो है हमें आर्यों के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी मिलती है, जो हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार किया गया है। ठीक है, तो 36 बार जो है आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है, पर समानतः इसे संस्कृत सांस्कृतिक समुदाय का बोध होता है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां के संग्रहण है। ठीक है, तो इन सारे देवताओं को जो है स्तुतियों का वहां पे संग्रह किया गया है ऋग्वेद में। बेसिकली क्या है, वो एक आपका रिलीजियस जो है प्रैक्टिस बुक है एक तरह से। ठीक है, जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र जो है मंत्र सष्टाओं ने की है। इसमें 10 मंडल है। ठीक है, और 10 मंडल या भाग बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद का मैं आपको इनिशियल में बता दिया कि ऋग्वेद जो है एक दिन में उसका संकलन नहीं हो गया है। ठीक है, ऋग्वेद में कुछ कलेक्शन आज हुआ, कुछ कुछ समय बाद हुआ, कुछ साल बाद हुआ, कुछ साल बाद, ऐसे करके एक जो है बुक यहाँ पे कंपाइल कर दिया गया। तो देखेंगे तो पुराना समय में जो है अगर देखेंगे तो टोटल अभी बताया गया कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। तो टोटल 1 से लेके 10 तक मंडल है। तो ऐसा नहीं कि पहले मंडल 1 है फिर 2 है, 2 से लेके 7 तक जो है पुराना मंडल है, और बाद में जो है 1 और 10 नंबर जो है मंडल बाद में ऐड किया गया है। तो ध्यान दें यहाँ पे मंडल 2 से लेके 7 तक प्राचीनतम अंश है, प्रथम और 10वीं मंडल सबसे बाद का है, सबसे बाद में इसमें ऐड किया गया है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में अनेक बातें जो है अवेस्ता अवेस्ता से मिलती है। अभी मैं आपको इनिशियल में बताया कि जो अवेस्ता ग्रंथ है वहां से भी ऋग्वेद की अनेक जो है हमें बातें देखने को मिलती है। अवेस्ता जो है ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। दोनों ग्रंथों में बहुत से देवताओं और सामाजिक वर्गों का भी नाम जो है क्या है, समान है। पर हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना नमूना इराक में पाए गए लगभग 2200 ईसा पूर्व एक अभिलेख में मिलता है। ठीक है, तो एक अभिलेख भी हमको मिला है, वहां भी हमको आपको हिंद यूरोपियन भाषा का जो है हमको प्रमाण मिलता है। बाद में इस तरह के नमूने जो है अनातोलिया तुर्की में 19वीं से आपका 17वीं सदी ईसा पूर्व में हिट्टाइट अभिलेखों से भी मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए इराक में मिले लगभग 1600 ईसा पूर्व के आपको कसाइट अभिलेख में तथा सीरिया में मितनी अभिलेख में आपको आर्य नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आर्य नाम का उल्लेख आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है। उनसे पश्चिमी एशिया में आर्य भाषियों की उपस्थिति का पता चलता है, लेकिन भारत में अभी तक इस तरह का कोई अभिलेख नहीं मिला है। ठीक है, आगे देखिए भारत में जो है आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले हुआ है। यदि भारत की बात करें, इसलिए हम लोग जो है ऋग्वेद काल को 1500 ईसा पूर्व से शुरू करते हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेके और 1000 ईसा पूर्व तक हम लोग ऋग्वेद काल को पढ़ते हैं। हमारे पास उनके आगमन का यथेष्ट जो है पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध है। शायद वो जो है छेदवाली, कुल्हाड़ियों, कांसे के कटारों, खड़गों आदि का प्रयोग करते थे। ये हथियार जो है पश्चिमोत्तर भारत में आपको मिले हैं, इनका एविडेंस हमको देखने को मिला है। मध्य एशिया में दक्षिण ताजिकिस्तान और बगल में पाकिस्तान की जो है स्वायत्त घाटी में यहाँ पे घोड़े होने का तथा सौदा प्रथा का प्रचलन पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पे हमको मिला है। ठीक है, चलिए इस प्रकार के साक्ष्य जो है पाकिस्तान के आपको पिराक क्षेत्र और उसकी गोमती घाटी से 1500 ईसा पूर्व में लगभग मिले हैं। और अभी मैप में भी आपको इंडिकेट किया था, याद रहे सुबास्तु और गोमती नदियों के उल्लेख ऋग्वेद में है। ठीक है, तो ऋग्वेद में इनका उल्लेख है और हमको साक्ष्य भी मिल रहा है। एविडेंस जो है ये बिल्कुल क्या इंडिकेट कर रहा है, इनिशियल टाइम पीरियड में ये लोग यहाँ थे। आरंभिक आर्यों का निवास जो है पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में पंजाब और हरियाणा में था, आरंभिक बात करें तो। ठीक है, यदि मैप में आप देखेंगे आरंभिक टाइम पीरियड में यदि बात करेंगे तो ये लोग का निवास क्या हो जाएगा, यही वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला रीजन में जो है आरंभिक में इनका स्थिति था। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए पूर्वी अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत में पंजाब और हरियाणा। ठीक है, ऋग्वेद में अफगानिस्तान से कुंभा आदि कुछ नदियां तथा सिंधु में उसकी 5 सहायक नदियों का नाम भी उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में जब आप पढ़ेंगे
तो कुंभा नदी का साथ साथ जो है यहाँ पे सिंधु और उनकी जो सहायक नदियां है इनका भी उल्लेख किया गया है। और ऐसे में ये क्लियर हो जाता है ये लोग जो है यहीं पर निवास करते होंगे। सिंधु जो है आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी, ठीक है, जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। तो सिंधु नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में बार बार आपको देखने को मिलता है। उनके द्वारा उल्लेखित दूसरी नदी है सरस्वती, ठीक है, जिसे नदीतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा जाता था। देखिए सरस्वती नदी का भी उल्लेख आपको देखने को मिलता है और इसको सर्वश्रेष्ठ नदी और सबसे पवित्र नदी जो है माना जाता था। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो है आपको सरस्वती नदी जो है विलुप्त हो चुकी है, आज इसका जो है कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, सरस्वती नदी का पुराना नाम क्या है, नदीतम है, ये भी याद रखेंगे। आगे देखिए, इसकी पहचान जो है हरियाणा और राजस्थान में घंगर तथा हाकरा से सूखे स्रोत से की जाती है। ये जो है सूख चुका है अभी तक, परंतु ऋग्वेद में की गई सरस्वती की चर्चा से यह लगता है कि अवेस्ता में उल्लेखित दक्षिणी अफगानिस्तान में आपका हरख्याती यानी आधुनिक हेलमंद नदी है। ठीक है, ऐसा ये जो है हो सकता है संभवतः आर्य लोग जो है तांबा राजस्थान में खेतरी खानों से प्राप्त करते थे। इसका हम लोग प्रमाण ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, वहां पे आपको तांबा मिल रहा है। आर्य लोग जहां पर बसे वह सारा प्रदेश सप्त सिंधु था, यानी 7 नदियों का देश था। यानी वही जो आपको हड़प्पा वाला जो रीजन देखने को मिल रहा है, वही वाला रीजन में ये लोग इनिशियल में आके बसे थे। तो सप्त सिंधु या 7 नदियों का देश नाम से प्रसिद्ध था और इसमें अफगानिस्तान का भाग भी आपको पड़ता था। ठीक है, आगे देखिए, भारत में जो है हिंद आर्य लोग कई खेपों में आए थे। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग एक ही बाइक वहां से पलायन होकर माइग्रेट होकर यहाँ पे चले आए थे। ठीक है, झुंड में जो है कुछ आ गए, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद कुछ लोग आए, ऐसे यहाँ पे लोग आते रहे। सबसे पहले खेप में जो आए हैं वो ऋग्वैदिक आर्य हैं, ठीक है, जो इस उपमहादेश में 1500 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला जो टोली आती है, झुंड आती है यहाँ पे, वो कब आती है, लगभग 1500 ईसा पूर्व में आती है। आगे देखिए, उनका दास दस्यु आदि नाम के स्थानीय जनों से संघर्ष हुआ था। ये लोग जब यहाँ पे आए थे तो कोई ना कोई तो पहले यहाँ पे रहा होगा, और यदि रहा होगा तो उससे संघर्ष होगा। ये जो है दास और दस्यु से इनका संघर्ष हुआ था। चूंकि दास जनों का उल्लेख प्राचीन ईरानी साहित्य में भी मिलता है, इसलिए प्रतीत होता है कि वे पूर्ववर्ती आर्यों का ही एक शाखा में पढ़ते थे। आगे देखिए, ऋग्वेद में कहा गया है कि भारत वंश के राजा दियोदास ने शंबर को हराया है। यहाँ जो है दास शब्द दियोदास के नाम से लगता है। ऋग्वेद में जो है जो 10वीं कहे गए हैं वो संभवतः इस देश के मूल निवासी होंगे। ठीक है, और आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वो हो सकते हैं कहीं आपका ऋष 10वीं होंगे। तो यहाँ पे जो दास 10वीं बोला जा रहा है, 2 टर्म ध्यान रखेंगे। दास शब्द जो है दियोदास के नाम से लगता है, ऐसा जो है अनुमान लगाया जा रहा है। और जो 10वीं है, जिसको 10वीं हम लोग बोल रहे हैं, वो हो सकता है यहाँ के मूल निवासी हो। तो इन्हीं लोग का संघर्ष यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखें, राजा जो है दासों के प्रति कोमल था पर 10वीं का परम शत्रु था। तो दासों के प्रति जो है कोमल और 10वीं के परम शत्रु, इसका मतलब क्या हो सकता है, 10वीं कहीं ना कहीं यहाँ के पहले मानो रहे होंगे। ऋग्वेद में जो है 10वीं हत्या शब्द बार बार इसका उल्लेख मिलता है, पर दास हत्या का नहीं मिलता है। इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि 10वीं लोग शायद जो है लिंग पूजक थे और दूध के लिए पशुपालन भी नहीं करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जनजातीय संघर्ष नेक्स्ट टॉपिक है आपका। हम यह तो नहीं जानते हैं कि आर्यों के शत्रुओं का हथियार जो है कैसे थे, पर यह ज्ञात होता है कि इंद्र ने आर्यों के शत्रुओं को बार बार पराजित किया है। ठीक है, और आर्य लोग जो है इंद्र को जो है देवता मानते थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। लेकिन आर्य पूर्वजनों ने इन दुर्गों को हमें कोई पता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हो सकता है कि इनमें से कुछ दुर्ग अफगानिस्तान में रहे हों। आर्य लोग हर जगह जीतते गए क्योंकि उनके पास क्या था, अश्वचलित रथ थे। ठीक है, और उन्होंने पश्चिमी एशिया और भारत में पहले पहल इन रथों को प्रचलित किया था। आर्य सैनिकों के पास शायद कवच और अन्य जो है अच्छे शस्त्र भी थे। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है क्षेत्र को जीतते हुए आगे निकल रहे थे। वैदिक आर्यों को 2 तरह से संघर्षों का सामना करना पड़ा था। एक और उनकी आर्य पूर्व जनों से लड़ाई हुई और दूसरी अपने ही लोगों के बीच आंतरिक जनजाति संघर्ष से आर्य समुदाय दीर्घकाल तक जर्जर रहा है।
परंपरा अनुसार देखें तो आर्यों के 5 कबीले थे, अर्थात जन थे, ठीक है, जिनका समुदाय पंचजन कहलाता था। लेकिन और भी जन रहे होंगे। ये जन आपस में लड़ते थे और कभी-कभी इसके लिए आपको आर्येतर जनों का भी सहारा लेते थे। सिंपल सी कहानी ये है, आपको बताई जा रही है कि आर्य समुदाय जो है आपस में आंतरिक संघर्ष में काफी समय तक लिप्त रहे थे। आंतरिक संघर्ष चलता रहा था। बताया जा रहा है कि आर्य जो है 5 कबीले में इनिशियल में थे, ठीक है। मान लीजिए एक कबीला हो गया, ठीक है, एक कबीला हो गया, ऐसे 5 कबीले हो गया। अब पांचों कबीले में जो है संघर्ष होता रहता था और ऐसे में दूसरे का भी हेल्प लिया जाता था। अब इसी में जो सबसे कबीला मजबूत होगा वही क्या करेगा, सब पे रूल करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या था, मान लीजिए पहले जो है ये 10 लोग आए, फिर आ गए 10 लोग, ऐसे करके मान लीजिए पहले झुंड में मान लीजिए 50 लोग आ गए। अब 50 लोग इकट्ठा हो गए और ये क्या कर दिए, कबीला का एक निर्माण कर दिए। फिर कुछ लोग आए, ये 50 लोग एक और कबीला का निर्माण कर दिए, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे जो है आंतरिक संघर्ष तो बनता ही है, ठीक है। तो इनको हम पंचजन कहते थे, ठीक है। लेकिन और भी यहाँ पे जन रहे होंगे इनके अलावा। ये जन आपस में लड़ते थे और कभी कभी इसके लिए आर्योत्तर जनों का भी सहारा लेते थे। भारत और त्रिशु आर्यों का शासन वंश थे, ठीक है। भारत और त्रिशु जो है आर्यों के शासक वंश थे और पुरोहित जो है वशिष्ठ दोनों वंशों के समर्थक थे। बाद में चलकर इन देशों का नाम इन्हीं भरत कुल के आधार पे जो है आपको भारतवर्ष जो है पड़ा। तो भारतवर्ष जो नाम देखेंगे बहुत बार जो है पड़ा हुआ है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे जम्बू द्वीप वगैरह बोला जाता था और जम्बू द्वीप देखेंगे तो अफगानिस्तान से आगे तक का इलाका वो पड़ जाएगा। इस कुल या कबीले का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। किस कुल का यहाँ पे बात हो रहा है, भरत और त्रिशु, ध्यान देंगे यहाँ पे। भरत और त्रिशु आर्यों के शासक वंश थे। पुरोहित वशिष्ठ दोनों के क्या थे, समर्थक थे। बाद में चलकर ये जो भरत है इसी के नाम पे भरत कुल के आधार पे नाम पड़ गया भारतवर्ष। इस कुल या कबीले का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, अपने को ऋग्वेद में मिलता है। भरत राजवंश में 10 राजाओं के साथ विरोध था। देखिए जो भरत कबीला था इसका 10 राजाओं के साथ क्या था, विरोध था, ठीक है। जिनमें 5 जो है आर्य जनों के प्रधान थे और शेष जो है आर्यतर जन थे। यानी 5 तो आर्य जन ही थे, ठीक है, और शेष जो है बचे हुए आर्यतर। तो यहाँ पे अब सिंपल सी बात है, जब एक भरत कबीला है, ठीक है, इसका जो है युद्ध होगा किन से, 10 लोगों से। तो 10 राजाओं के बीच लड़ाई हुई और इस युद्ध को हम लोग दसराग युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी 10 राजाओं के बीच युद्ध जो है के रूप में विदित है। यह युद्ध जो है परुष्णी नदी, ठीक है, परुष्णी नदी के तट पे जो है हुआ। आधुनिक नाम इसका रावी नदी हो जाएगा, ठीक है, जिसकी पहचान आज के जो है रावी नदी से की जाती है। इसमें जो है सुदास, जो भरत कबीला सुदास है, उनकी जीत हुई और इस प्रकार भरतों का जो है संप्रभुता कायम हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अब भरत कबीला का जो है यहाँ पे संप्रभुता कायम हो रहा है। पराजित जनों में पुरुजन सबसे महान थे। देखिए कालांतर में जो है भारतों और पूर्वों के बीच मैत्री हो गई और दोनों ने मिलकर नया शासक कुल बनाया जो कुरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आपका भारत और पूर्वों के मिलकर क्या बन गया, यहाँ पे कुरु बन गया, ठीक है। फिर इनसे मित्रता हो गई। इनिशियल में देखिए कहानी क्या था, एक भारत जन कबीला हो गया और अन्य जो है 10 कबीले एकत्रित होकर लड़ाई किए, उसमें भारत जन जो है वो कबीला आपका विजित हो गया, ठीक है, उसका जो है प्रभुता हो गया। लेकिन आगे जो है चल के यहाँ पे भारत और पूर्वों के बीच में मैत्री हो गई और दोनों ने एक नया शासक बनाया और जिसको हम लोग कुरु नाम से जानते हैं। फिर कुरुजनों ने पंचाल के साथ मिलकर जो है आपको उच्च गंगा मैदान में अपना संयुक्त राज्य जो है स्थापित किया। यहाँ कुरु पंचाल उत्तर वैदिक काल में बड़ा महत्व जो है प्राप्त किए हैं। महाभारत वगैरह में भी नाम इनका आप सुने होंगे। ये तो बात हुआ इनके आंतरिक संघर्ष वगैरह का। अब देखते हैं भौतिक जीवन के बारे में इनका। ऋग्वैदिक आर्यों का भौतिक जीवन के बारे में कुछ आभास हमको मिलता है। भारत में उनकी जो है सफलता के कारण थे घोड़े, ठीक है, एक तो हो गए घोड़े, एक हो गया रथ और एक संभवतः कांसे के कुछ बेहतर हथियार। ये उनके सफलता के जो है वजह बताए जा रहे हैं, जिनके बारे में हमें पुरातात्विक जो है प्रमाण नाम मात्र में मिले हैं, ठीक है। संभवतः देखें तो उन्होंने अराउल आरावाली पहिया भी चलाया, जो सबसे पहले यहाँ पे कॉकेसस क्षेत्र में 2300 ईसा पूर्व में प्रयोग जो है लाया गया था। जब वे इस उपमहादेश में पश्चिमी भाग में बसे तब उन्हें राजस्थान में खेतरी खानों में तांबा मिलता रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऋग्वेद के लोगों को खेती की बेहतर जानकारी थी। ऋग्वेद में प्राचीनतम भाग को फाल का उल्लेख मिलता है।
ठीक है, तो हमको फाल का उल्लेख मिला रहा है। हालांकि कुछ विद्वान इसे प्रक्षिप्त पाठ मानते हैं, शायद वह फाल लकड़ी की रही होगी। उन्हें जो है बुआई और कटाई और जो है दावनी का ज्ञान था, विभिन्न रीतियों के बारे में उन्होंने जानकारी थी। ठीक है, तो इनको जो है रीतियों के बारे में भी जानकारी थी। जहाँ वैदिक जन बसे थे, उन प्रदेशों को आर्य पूर्व जनों को भी खेती का अच्छा ज्ञान था। पर खेती का उपयोग शायद जो है चारा यहाँ पे पैदा करने के लिए अधिक हुआ करता था, क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये लोग जो क्या थे, पशुपालक थे। ठीक है, ऋग्वेद में जो है आपका गाय और सांड की जो है इतनी चर्चा है कि ऋग्वेद आर्यों का मुख्य रूप से पशु जो है चारक कहा जाता था। क्योंकि यहाँ पे गाय का चर्चा हमको बहुत बार देखने को मिलता है। उनकी अधिकांश लड़ाइयाँ जो है गाय के लेके ही हुई थी। ऋग्वेद में युद्धों का पर्याय जो है गविष्टि यानी गाय का अन्वेषण था। गाय जो है सबसे उत्तम और धन जो है मानी जाती थी। ठीक है, देखिए जैसे अभी आपको पता ही है कि भारत में जो है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा क्या होगा, सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति होगा। तो उस समय जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होगा वो उसको सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति मानते थे। ठीक है, और गायों के लिए ही युद्ध होता था। और मान लीजिए एक कबीला है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए 100 गाय हैं एग्जाम्पल के लिए। एक दूसरा कोई कबीला है, यहाँ पे 50 गाय हैं। ये दोनों का युद्ध हुआ, ये जीत गए, फिर 50 गाय इनके पास आ गई। ठीक है, ऐसे करके गायों के लिए उस समय युद्ध होता था। गायों का वर्णन हमको बहुत बार देखने को मिलता है। गाय जो है सबसे उत्तम जो है धन मानी जाती थी। जहाँ कभी कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उनमें आम तौर पे गाय और जो है दासियां होती थी। भूमि कभी नहीं होती थी उस समय। ठीक है, ऋग्वेद के लोग जो है गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पे कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में जो है बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का भी हमको उल्लेख मिलता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि आर्य लोग इन सभी शिल्पों से क्या थे, इनका प्रचलन था। आर्य लोगों में इन सभी शिल्पों का प्रचलन था। तांबे या कांसे का अर्थ में अयस शब्द का प्रयोग जो है प्रकट हुआ है। तो तांबे या कांसे के लिए कौन सा शब्द यूज किया जा रहा है उस समय, अयस शब्द। नेक्स्ट देखिए, उन्हें जो है धातु कर्म की जानकारी थी, परंतु नियमित व्यापार होने का कोई यहाँ पे स्पष्ट प्रमाण हमको नहीं मिलता है। आर्यजन जो है या वैदिक जन का अधिक संबंध स्थल मार्ग से था। ठीक है, तो इनका मैक्सिमम जो है संबंध यहाँ पे स्थल मार्ग से देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऋग्वेद में उल्लेखित समुद्र शब्द का मुख्यतः जल राशि का वाचक है। जो भी आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे, ठीक है, संभवतः वह किसी न किसी तरह के गढ़ जो है बनाकर मिट्टी के घर वाले गांव में रहते थे। और पुरातत्ववेताओं को अभी तक ऐसी गढ़ वाली बस्तियों का पता नहीं लगा है। वे पहाड़ों के साथ गुफाओं से भी परिचित थे। हाल ही में जो है देखें तो हरियाणा में भगवानपुरा नामक स्थल की और पंजाब में 3 स्थलों की खुदाई हुई। और इन सभी जगह जो है उत्तरकालीन हड़प्पा मृदभांडों के साथ जो है चित्रित धूसर आपको मृदभांड पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे भगवानपुर में प्राप्त वस्तुओं की तिथि 1600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रखी जा रही है। और यही मोटे तौर पे जो है ऋग वैदिक का भी काल था आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इन 4 स्थलों का भौगोलिक क्षेत्र भी वही है जो ऋग्वेद में आपका पर्याप्त अंश से मिलता है। यद्यपि इन सभी स्थलों में चित्रित धूसर जो है मृदभांड मिले हैं, फिर भी लोहे का वस्तु और अनाज का यहाँ पे पता हमको नहीं चलता है। ठीक है, तो पूर्व ऋग वैदिक काल में देखें तो लोहे का वस्तु वगैरह का हमको प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए हम ऋग वैदिक अवस्था में समान काल में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के अंतर्गत लौह पूर्व अवस्था की कल्पना कर सकते हैं। तो इतना तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो है चित्रित जो है धूसर मृदभांड का हमको प्रमाण मिलता है। ठीक है, लोहे का प्रमाण यहाँ पे नहीं मिलता है। आगे देखिए, यह बात रोचक है। अच्छा, लोहे का प्रमाण कब मिलेगा, उत्तर ऋग्वैदिक काल में जो है लोहे का आविष्कार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है आपको लोहे का खोज यहाँ लोहे के बारे में नहीं पता चल रहा है। ये बात रोचक है कि भगवानपुरा में 13 कमरे वाला एक मिट्टी का घर प्रकाश में आया है। इसका काल निर्धारण पक्का अभी नहीं है। या तो यह किसी बहुत बड़े परिवार का निवास गृह होगा या कबीले के सरदार का जो है आवास होगा। और इन सभी स्थलों पे आपका गोरुओं के जो है यहाँ पे हड्डियां भरी जो है तदात मिले हैं। भगवानपुरा में जो है घोड़ों की भी हड्डियां मिली है। इससे तो क्लियर हो रहा है यहाँ पे जो हमें प्रमाण मिल रहा है कि हो सकता है जैसे यहाँ पे बताया गया कि आपको यहाँ पे 13 कमरों का एक जो है मिट्टी का आपको
घर प्रकाश में आया है, तो हो सकता है जो कबीला का हेड होता होगा, ठीक है, उसका हो सकता है मकान हुआ रहा होगा, ठीक है। साथ साथ हमको और भी अवशेष मिल रहा है यहाँ पे, गुरुओं का हड्डी मिल रहा है, घोड़े का यहाँ पे हड्डी मिल रहा है, तो ये लोग यहाँ पे इसको रखते होंगे, तो इसका हमको प्रमाण जो है बहुत देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं जनजातीय जो है राज्य व्यवस्था के बारे में। अब देखिए, इससे पहले टाइम पीरियड में हम लोग राज्य व्यवस्था के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं किए थे, क्योंकि हमें कुछ लिखित एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ बात पता चलता है, ठीक है। आज का जो है आपका राज्य व्यवस्था, जैसे है आज आपके देश में प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल, वैसे जिले में जाएंगे, ठीक है, जिले से गांव होते हुए जाएंगे, तो हर एक के आपका प्रधान है, एक सिस्टमेटिक एक व्यवस्था किया गया है, ठीक है। उस समय का राज्य व्यवस्था का क्या स्थिति था, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आपको देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए, ऋग वैदिक कालों में जो है आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों में चलता था। तो आर्य का जो है प्रशासन कौन चलाता था? कबीले का जो हेड होता था, ठीक है, क्योंकि वही युद्ध का सफल नेतृत्व करता था, ठीक है, जो भी कबीले में हेड रहा करता था। और इसे हम क्या बोलते थे? राजन, अर्थात राजा कहते थे। प्रतीत होता है कि ऋग वैदिक काल में राजा का पद जो है अनुवांशिक हो चुका था, ठीक है। राजा एक प्रकार का सरदार था और उसके हाथ में असीमित जो है अधिकार नहीं रहता था, क्योंकि उसे जो है कबायली संगठनों की सलाह लेनी पड़ती थी। हमें इस बात का भी आभास मिला है कि कबीले भी आम सभा, जो समिति कहलाती थी, अपने राजा को चुनती थी, राजा को अपने कबीले का रक्षण करना होता था। तो देखिए सिस्टम क्या था, एक समिति होती थी, ठीक है, समिति होती थी, समिति क्या मिलकर क्या करती थी? राजा को चुनती थी, कबीले के राजा को चुनती थी, और वो क्या करेगा? कबीले का रक्षा करेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक जो है आपको ये प्रोसेस जो है गणतंत्रात्मक प्रोसेस आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पोजीशन के बारे में बात कर लीजिए। तो सिंपल सा कहानी ये था कि एक तो सबसे नीचे आपको कुल हुआ करता था, ठीक है, कुल, और कुल के हेड जो है कुलपति कहलाते थे। जैसे आज आपके घर के मुखिया जो है कोई होते हैं, वैसे जो है इनको कुलपति कहते थे, कुल का हेड, ठीक है। इसके ऊपर आपका ग्राम होता था, ठीक है। ग्राम के हेड को जो है ग्रामनी बोलते थे उस समय हम लोग। और ग्राम से ऊपर जो होता था आपका, वो होता था बीस, बीस के हेड को बीसपति बोलते थे। बीस से ऊपर आपका होता था जन, ठीक है, इसके हेड को हम लोग गोपा या गोपति बोलते थे। और जन से ऊपर होता था आपका राजन होता था, ठीक है, राजन। यानी पूरे जो ये जन का जो है हेड कौन हो जाएगा? राजन। तो एक सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। कुल हो गया, कुछ लोगों का मान लीजिए समूह हो गया। जैसे आप लोग देखते होंगे आज जो है बोला जाता है कुल, हम इस कुल के हैं, तो यानी कुल में आपका क्या आ जाएगा? जैसे मान लीजिए आपके जो है आपके फादर आ गए, उनके भाई आ गए, ठीक है, उनके फादर आ गए, फिर उनके फादर आ गए, तो एक क्या बन गया? एक ये एक आपका कुछ लोगों का समूह बन गया। तो इसी को क्या हम बोलते थे? कुल। कुल से ऊपर कौन होता था? आपका ग्राम, ठीक है। बहुत सारा कुल मिलके ग्राम बन गया, ग्राम से ऊपर बीस, बीस से ऊपर जन, जन के ऊपर, मतलब ये जो है एक आपको क्या दिखा रहा है? पॉलिटिकल जो है पोजीशन दिखा रहा है कि सबसे ऊपर राजन, राजन से नीचे जन, फिर बीस, फिर ग्राम, और फिर आपका कुल हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सिंपल सा यहाँ पे अभी हम लोग स्टोरी में ही बात कर रहे थे, ठीक है। ये कहाँ चला गया? 1 मिनट। हम्म। देखिए, तो हम लोग देखे थे कि राजन जो है, राजन किसको हम लोग बोलते थे? ऋग वैदिक कालों में हम लोग देखे थे कि आर्यों का जो है प्रशासन तंत्र किसके हाथ में था? कबीले, कबीले का जो प्रधान होता था वही जो है प्रशासन चलाता था, ठीक है। युद्ध का नेतृत्व वही करता था, ठीक है। उसे हम लोग राजन बोलते थे, राजा बोलते थे, ठीक है, राजन बोलते थे, ठीक है। ये जनों का क्या होता था? राजा होता था। जो जन होते थे उन्हीं का राजा क्या होता था? राजन कहलाता था। ऋग वैद काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था आगे चल के, बट इनिशियल टाइम पीरियड में यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। राजा एक प्रकार का सरदार हुआ करता था, ठीक है, कबीले का सरदार। उसके पास असीमित अधिकार नहीं था, ठीक है। राजा के पास ध्यान देंगे, इनिशियल टाइम पीरियड में असीमित अधिकार नहीं था, क्योंकि कबायली संगठनों में सलाह लेनी पड़ती थी। और इस संगठक में हम अभी बात किए थे कि कौन होता है? आम सभा एक होता था, जिसको हम लोग समिति कहते थे। और यही समिति क्या करता था? राजा को चुनता था, ठीक है, क्लियर है। यही समिति राजा को चुनता था।
और राजा को अपने कबीले का रक्षक जो है कहा जाता था। और उसका काम क्या क्या होता था राजा का, ठीक है देखते हैं। वह कबीले के मवेशी का रक्षा करता था, चूंकि हम लोग देख रहे हैं गायों के लिए युद्ध हो रहा है, युद्ध में लड़ता था और उसकी ओर से देवताओं का प्रार्थना भी करता था। ऋग्वेद में जो है कबीले या कुलों के आधार पे बने बहुत से संगठकों का उल्लेख हमको मिलता है। जैसे वहां पे हमको क्या क्या मिलता है, सभा, समिति, विदव, गण, ये सब हमको देखने को मिलता है। ये संगठक जो है विचार विमर्श करते थे। जैसे सभा, समिति, विदव और गण क्या करते थे, विचार विमर्श करते थे। और सैनिक और धार्मिक कार्य को भी ये देखते थे। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भी सभा और यहाँ पे विधि में भाग लेती थी। यानी आप देख रहे हैं ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का क्या स्थिति है, वो लोग सभा में पार्टिसिपेट कर रही हैं, अपने बातें रख रही हैं। यानी ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी रही होंगी। सभा और समिति ये दो संगठक इतने महत्वपूर्ण थे कि प्रधान या राजा भी समर्थन के लिए इनका मुंह जो है जोहते रहते थे। ठीक है, यानी ये सभा और समिति जिनको सपोर्ट कर दी वही क्या हो गया, राजा हो गया। ठीक है, आगे देखिए। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी को क्या बोला जाता था, पुरोहित। ठीक है, राजा को जो हेल्प करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे, पुरोहित। ऋग्वेद काल में जो है वशिष्ठ और विश्वामित्र दो महान क्या थे, पुरोहित थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र। वशिष्ठ जो है रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र क्या थे, उदार थे। आपको लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है, कि लोगों का जो है आर्य बना दे। विश्वामित्र क्या थे, उदार हृदय के थे। पुरोहित राजा को क्या करते थे, कर्तव्य का उपदेश देता था। ठीक है, तो आप देखें सिस्टम, राजा हो गया, राजा को हेल्प मदद करने के लिए कौन हो गया आपको, पुरोहित। और पुरोहित क्या कर रहा है, राजा को कर्तव्यों का उपदेश दे रहा है कि राजा तुम्हारा क्या क्या कर्तव्य है, तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। उनका गुणगान भी करते थे। अब बदले में गाय और दासियों के रूप में प्रचुर धन जो है दक्षिणा पाते थे, कौन, पुरोहित लोग। ठीक है, तो बदले में उनको दान वगैरह भी मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं गाय और दासियों को रूप में उनको दान मिल रहा है। आगे देखिए, पुरोहितों के बाद जो है शायद सेनानी। ठीक है, तो पुरोहितों के बाद कौन हो गया, सेनानी। तो सबसे राजा हो गया, राजा को हेल्प करने के लिए पुरोहित, उसके नीचे कौन हो गया आपका सेनानी, जो भाला, कुठार, तलवार आदि शस्त्र चलाना जानता था। ठीक है, आगे देखिए। हम ऐसे किसी अधिकारी का पता नहीं चलता जो कर वसूलता था। संभवतः जो है प्रजा जो है स्वयं राजा को जो है क्या करती होगी, अपने स्वेच्छा से जो है कुछ अंश दे देती होंगी। तो उस समय टैक्स का कोई बात नहीं किया गया था कि टैक्स के लिए कोई एक सिस्टम बनाया गया था, कोई एक व्यक्ति था जो कर वसूलता था। तो उस समय जो है स्वयं लोग ही राजा को क्या करते थे, स्वेच्छा से कुछ अंश दे देते थे। और इस अंश को क्या बोला जाता था, बलि बोला जाता था। ठीक है, अर्थात चढ़ावा बोला जाता था। यानी ये जो टैक्स दिया जाता था उसको हम लोग बलि नाम से जानते थे। युद्ध में प्राप्त जो है भेंट या लूट की वस्तुएं वैदिक सभा में बांट दी जाती थी। मान लीजिए कोई युद्ध हुआ, ठीक है, और युद्ध में जीत गया, वो कबीला जीत गया, राजा जीत गया, तो जो भी वहां से प्राप्त वस्तुएं होती थी उनको क्या किया जाता था, आपको सभा में बांट दिया जाता था। ऋग्वेद में किसी तरह का न्याय अधिकारी का उल्लेख हमको नहीं मिलता है। ठीक है, कोई न्याय अधिकारी नहीं था, लेकिन वह कोई आदर्श समाज नहीं था जहां इसकी जरूरत जो है न रही हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था कि न्यायाधीश का जरूरत ही नहीं है, न्याय का जरूरत नहीं है, इतना आदर्श समाज नहीं रहा होगा। चोरी और सेंधमारी होती थी, और गायों की चोरी तो विशेष रूप से उस समय होती थी। ठीक है, ऐसे जो है समाज विरोधी हरकतों को रोकने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे उस समय। ठीक है, आगे देखिए। अधिकारियों के जो है पद नामों से नहीं लगता है कि वो भूभाग पे शासन करते थे। तो उस समय भूभाग पे शासन की कोई हमें जो है प्रमाण नहीं मिलती है। फिर भी लगता है कि कुछ अधिकारी क्षेत्रों से जुड़े थे। चरगाहों और आबाद गांवों पे उनके जो है विशेष अधिकार होते थे। चरगाह मतलब जहाँ पशु जो है चराया जाता होगा। ठीक है, चरगाह या बड़े जत्थे का प्रधान क्या कहलाता था, ब्रजपति कहलाता था। ठीक है, तो चरगाह या बड़े जत्थे जो ही बड़ा जत्था होता था उसके प्रधान को ब्रजपति बोलते हैं। ये सब टर्म आपसे प्री एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे ये सब टर्म पे। वहीं जो है परिवार के प्रधानों को क्या कहा जाता था, कुलपा। जो प्रधान होता था उसको हम लोग कुलपति या कुलपा जो है कहते थे, परिवार के प्रधान को। अथवा लड़ाकू दलों के प्रधान को हम लोग ग्रामणी बोलते थे। ठीक है, साथ ही करके युद्ध में ले जाता था। आरंभ में जो है ग्रामणी छोटी सी जो है आपको कबायली लड़ाकू टोली का मुखिया होता था। ठीक है, तो कबायली जो होता था एक छोटी सी टोली का मुखिया होता था। पर बाद में जब एक ऐसी टोली स्थिरवासी हो गई तो ग्रामणी सारे जो है गांव का मुखिया हो गया, और कालांतर में यह ब्रजपति बन गया।
ये बृहस्पति बनने का सफर रहा। आगे देखिए, राजा जो कोई नियमित या अस्थायी सेना नहीं रखता था, तो उस समय कोई नियमित या अस्थायी सेना नहीं रखती थी, नहीं रखी जाती थी, लेकिन युद्ध के समय स्वजनों की सेना संगठित कर लेता था वह। बरात, गण, ग्राम और सर्द नाम से विदित विभिन्न कबीलाई टोली लड़ाई जो है लड़ती थी। ठीक है, तो ये लोग लड़ाई में पार्टिसिपेट करते थे। ब्रात हो गए, गढ़ हो गए, ग्राम हो गए, सर्द हो गए। कुल जो मिलाकर यह जो है कबायली ढंग का शासन था, जिसमें सैनिक तत्व प्रबल होता था। नागरिक शासन और प्रादेशिक जो है प्रशासन जम नहीं पा रहा था, क्योंकि लोग निरंतर जो है स्थान बदलते और फैलते रहते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक और टॉपिक इसमें, कबीला और परिवार के बारे में। देखिए, सामाजिक संगठन का आधार जो है गोत्र था या जन्ममूलक संबंध से था। ठीक है, सामाजिक संगठन का आधार क्या था? गोत्र या जन्ममूलक। जैसे कई जो है ऋग्वैदिक राजाओं के नाम से ज्ञात होता है। व्यक्ति की पहचान जो है उसके कुल या गोत्र से की जाती थी। किसी व्यक्ति की पहचान कैसे की जाती थी? उसके कुल या गोत्र से। लोगों की सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीले के प्रति रहती थी, जिसे कबीले को क्या कहते थे हम लोग? जन कहते थे। ठीक है, एक पुरानी ऋचा में देखे तो दो जनों के संयुक्त जो है युद्ध क्षमता आपको 21 बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको दो जनों की जो है संयुक्त यहाँ पे युद्ध क्षमता जो है कितना बताया जा रहा है? 21 बताया जा रहा है। इससे आपको लक्षित होता है कि किसी जन में सदस्यों की संख्या कुल मिला जुला कर जो है 100 से अधिक नहीं रहती होगी। ठीक है, ऐसा जो है देखने को यहाँ पे मिल पा रहा है कि आपको जो है सदस्यों की संख्या जो है 100 से अधिक जो है नहीं रही होगी। ठीक है, तो इतना बात तो क्लियर होगा आप सभी को। ठीक है, व्यक्तियों का पहचान कुल या गोत्र से होता था। सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीले के प्रति सारे लोग का होता था, और इसको हम लोग क्या बोलते थे? जन बोलते थे। तो कबीला मिलके एक आपका जन हो गया। एक पुरानी ऋचा में बताया गया है कि जनों के संयुक्त जो है युद्ध क्षमता 21 बताई गई है। इससे लक्षित हो रहा है कि जनों के सदस्यों की संख्या जो है 100 से अधिक नहीं रही होगी। ऋग्वेद में जो है जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार हमको देखने को मिलता है। 275 बार हुआ है, पर जनपद शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं हुआ है। यानी वह जन तो डेवलप्ड है, जनपद का कोई बात नहीं किया जा रहा है। लोग कबीले के अंग थे, क्योंकि उन दिनों जो है राज्य क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। तो कोई ऐसा राज्य क्षेत्र नहीं था, कोई ऐसा राज्य नहीं था। एक वहां पे जन शब्द का हमको बार बार उल्लेख देखने को मिलता है, और इसमें जो है 100 से अधिक संख्या आपको बताई जा रही है। जनपद का कोई उल्लेख अभी यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है कबीला। ठीक है, कबीला कबीले के अर्थ में मिलता है कि वह है 20। ठीक है, तो आपको कबीला मिलता है, और यहाँ पे दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है कबीले का अर्थ है वह है 20। ठीक है, और अभी हम लोग देखे थे कि कुल हो गया, कुल के ऊपर ग्राम, ग्राम के ऊपर हम लोग 20 देखे थे। इसका अनुवाद गोत्र या गोत्र भी किया जा सकता था। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 170 बार आपको देखने को मिल रहा है। तो 20 हमको 170 बार देखने को मिल रहा है। संभवतः जो है 20 को लड़ाई के उद्देश्य से ग्राम नामक टोलियों में बांटा गया था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि 20 को जो है, जैसे 20 हो गया आपका, तो 20 के अंदर क्या हो गया? आपका ग्राम हो गया। ठीक है, मैं आपको इनिशियल में ही बता दिया था स्ट्रक्चर, ये ग्राम हो गया। ठीक है, 20 के ऊपर क्या होता था? जन होता था। ठीक है, उस समय जो है ग्राम को स्वजनों के छोटे छोटे समूह का बोध होता है। जो भी ग्राम था वो क्या था? छोटा छोटा समूह था, कुछ कुछ लोगों का समूह होता होगा। ठीक है, तो 20 का उल्लेख हमको 170 बार मिलता है। ग्राम को स्वजनों के छोटे छोटे समूह का बोध होता था। जब ये ग्राम आपस में टकरा जाते थे तो संग्राम या युद्ध हो जाता था। वैश्य नामक जो है बहुसंख्यक वर्ण का उदय इस 20 या कबायली जनसमूह से हुआ है। ठीक है, तो वैश्य नाम का जो है बहुसंख्यक वर्ण का उदय किससे हो रहा है? 20 या कबायली जनसमूह से हो रहा है। नेक्स्ट देखें, ऋग्वेद में परिवारवाचक जो है कुल शब्द का प्रयोग विरल है। यानी कुल शब्द यहाँ पे अधिक बार आपको देखने को नहीं मिलता है। इसमें केवल माता, पिता और पुत्र, दास आदि नहीं आते थे, बल्कि और भी लोग आते थे। प्रतीत होता है कि आरंभिक वैदिक अवस्था में परिवार के अर्थ में गृह शब्द था। ठीक है, तो परिवार का अर्थ क्या था? गृह था, जो ऋग्वेद में आपको बार बार यहाँ पे आया है। प्राचीनतम जो है हिंद यूरोपीय भाषाओं में पोते, नाती, भांजे, भतीजी आदि सबके लिए एक ही शब्द था। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथक कुटुंबों की स्थापना की दिशा में पारिवारिक संबंधों का जो है आपका विभेदीकरण बहुत अधिक नहीं हुआ था, जो आज हमको जैसे स्थिति देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए उतने सारे
टर्म के लिए एक ही शब्द जो है यूज किया जा रहा है। कुटुंब एक बड़ी सम्मिलित इकाई थी। रोमन समाज की तरह यह जो है पितृसत्तात्मक परिवार था, जिसमें पिता मुखिया होता था। जान पड़ता है कि परिवार की अनेक पीढ़ियां एक घर में साथ साथ रहती थी। निरंतर युद्ध में लगे जो है पितृसत्तात्मक समाज के लोग हमेशा वीर पितरों की प्राप्ति के लिए देवता से जो है प्रार्थना करते रहते थे। ऋग्वेद में जो है बेटी के लिए कामना कहीं व्यक्त नहीं की गई है, जबकि प्रजा जो है संतान और पशु की कामना सूक्तों में बार बार की गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है, चूंकि ये उनको लगता था कि इससे जो है मजबूत बनेंगे। स्त्रियां जो है सभा समिति में भाग ले सकती थी। ठीक है, पतियों के साथ भी यज्ञों में आहुति भी दे सकती थी। सूक्तों की रचना में भी 5 महिलाओं का ज्ञात होता है नाम हमको यहाँ पे। ठीक है, सूक्त की रचना में भी पार्टिसिपेट थी। इनका ओवरऑल जो है समाज में स्थिति जो है ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाद में ग्रंथों में ऐसी जो है 20 स्त्रियां का उल्लेख मिलता है। निसंदेह सूक्तों की रचना मौखिक होती थी और उस काल का कोई लेख जो है हमको नहीं मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, विवाह संस्था जो है, विवाह की संस्था जो है कायम हो चुकी थी, यद्यपि कुछ आदिम प्रथाएं के अवशेष का भी आभास मिलता है। जुड़वा जो है भाई बहन यम और यमी की कहानी हमें मालूम है। यमी ने यम से विवाह का प्रस्ताव रखा, यम ने अस्वीकार कर दिया था। आगे देखें, ये उस समय हमको परिवार की स्थिति देखने को मिल रही है। बहुपति प्रथा के कुछ संकेत मिले हैं। ठीक है, उदाहरणतः देखेंगे तो मरुतों ने जो है रोदसी को मिलकर भोगा है, और सूर्य की पुत्री जो है सूर्या दोनों भाई अश्विन के साथ रहती थी। यहाँ पे बहुपति प्रथा जो है देखने को हमको इसका प्रमाण यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा उदाहरण बहुत अधिक यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। शायद ये जो है मातृसत्तात्मक स्थिति के द्योतक अवशेष है, यहाँ पे ऐसी स्थिति हमको देखने को नहीं मिली है। ठीक है, हम माता के नाम पे पुत्रों का नामकरण भी पाते हैं, जैसे मामते। तो हो सकता है यहाँ का समाज जो है मातृसत्तात्मक भी कहीं रहा हो। ऋग्वेद में जो है नियोग प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन भी आभास मिलता है। ऋग्वेद में देखिए यहाँ पे नियोग प्रथा, विधवा विवाह भी है। बाल विवाह का कोई भी यहाँ पे उदाहरण नहीं मिलता है। ठीक है, लास्ट में इसको हम समराइज कर देते हैं, बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होइएगा। जान पड़ता है कि आपका ऋग्वेद काल में 16 जो है 17 वर्ष की आयु में जो है विवाह होता था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सामाजिक वर्गीकरण क्या स्थिति थी। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ऋग्वैदिक काल, और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं 1500 बीसी से लेके और 1000 बीसी की कहानी पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद में हमें जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास पश्चिमोत्तर भारत के लोगों के शारीरिक जो है रूप, रंग की चेतना का कुछ आभास मिलता है। ठीक है, वर्ण शब्द का प्रयोग जो है रंग के अर्थ में होता था। ठीक है, और प्रतीत होता है कि आर्य जो है भाषाभाषी गैर वर्ण के थे और मूलवासी लोग काले रंग के थे। यहाँ पे जो मूलवासी थे वो काले थे, और आर्य जो थे वो गौर वर्ण के थे। ठीक है, यानी गोरे वर्ण के थे वो। हो सकता है कि सामाजिक वर्ग विन्यास में रंग को जो है परिचायक चिन्ह बनाया गया हो। तो देखिए जो आपका यहाँ पे वर्ण शब्द का प्रयोग जो है रंग के अर्थ में हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, काले लोगों के लिए और गोरे लोगों के लिए। तो यहाँ पे किसी जाति से नहीं है, रंग से है। लेकिन रंग जो है भेददर्शी पश्चिमी लेखकों ने रंग की धारणा को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। ठीक है, ये पश्चिमोत्तर लोगों की कहानी है, वो रंग को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किए हैं। वास्तव में समाज में वर्गों के सृजन का सबसे बड़ा कारण हुआ होगा प्राचीन वासियों पे आर्यों का आधिपत्य। आर्य द्वारा जीते गए दास या दस्यु जनों के लोग, दास मतलब गुलाम, और शूद्र हो गए होंगे। ठीक है, ये कहानी है। जैसे मान लीजिए आर्य लोग आए और जो प्रदेश जीत लिए, तो वहां पे जो भी लोग हैं उनको गुलाम बना लिए। ठीक है, दास बना लिए, और उन्हीं को जो है शूद्र नाम से जाना जाता होगा। ऋग्वेद में जो है आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख है। ठीक है, एक है आर्य और एक है दास वर्ण, बाकी तीसरा कुछ वहां पे देखने को नहीं मिलता है। जीती हुई वस्तुओं में कबीले के सरदारों और पुरोहितों को अधिक हिस्सा मिलता था। तो जो भी कबीले का सरदार होता था, और पता ही है सरदार के नीचे कौन होता था, पुरोहित होता था, स्वभावतः वह अपने गोतियों और भाई बंधुओं को वंचित करते हुए अधिकाधिक संपन्न होते हुए, इससे कबीले में सामाजिक असमानता का सृजन हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको सामाजिक असमानता कैसे डेवलप होना शुरू हुआ है। मान लीजिए कोई भी जीता हुआ वस्तु है, प्रदेश है, तो उसमें सबसे अधिक किसके पास जा रहा है हिस्सा? सरदार के पास और पुरोहित के पास। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, उनके जो भी भाई बहन, जो भी गोतिया रहे होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, उनमें सामाजिक असमानता आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उनमें जो है भेद होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे जो है कबायली समाज 3 वर्गों में बट गया। एक हो गया योद्धा,
एक पुरोहित और एक सामान्य लोग। ठीक है, तो कबायली समाज जो है अब 3 भागों में बट जाता है, योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। इसी तरह विभाजक इराक में भी हुआ है। चौथा वर्ग जो क्या कहलाया है, शूद्र कहलाया है। एक योद्धा हो गया, एक पुरोहित, एक सामान्य लोग और एक हो गया शूद्र। ऋग्वेद काल के जो है अंत में दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो देखिए, ऋग्वेद के इनिशियल टाइम पीरियड में अगर शुरुआती चरण में देखें तो ऐसा कुछ भी हमको वर्ण का उल्लेख नहीं मिलता है। योद्धा, पुरोहित, सामान्य वर्ग, ठीक है, शूद्र वगैरह का उल्लेख हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम अभी थोड़ी देर पहले बात किए कि ये 10वां मंडल बाद में ऐड किया गया है, तो ये लास्ट में ये ऐसी स्थिति हमको देखने को मिलती है। ठीक है, पुरोहित को जो है दक्षिण में दास दिए जाने की बात बार बार आई है। ठीक है, सॉरी, दक्षिणा में उनको दास दिया जाता था पुरोहितों को। ठीक है, और इसका बात हमको बार बार देखने को मिला है। मुख्य रूप से दासियां दी जाती थी, जिनसे वो घरेलू काम कराया जाता था। तो उनको जो है आपको दक्षिणा में पुरोहितों को क्या मिलता था, यहाँ पे दासियां भी दी जाती थी। ये साफ जाहिर होता है कि ऋग्वेद काल में दास प्रत्यक्ष खेती के काम में या अन्य जो है उत्पादकता कार्य में नहीं लगाए जाते थे। तो ये जो खेती वगैरह इनसे नहीं कराया जाता था, इनसे क्या घरेलू काम वगैरह कराया जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में जो है युग में व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण जो है यहाँ पे आरंभ हो गया था। किंतु उन दिनों जो है यह विभेदीकरण बहुत बड़ा नहीं हुआ था। ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता था कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली है। अब इस सेंटेंस का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? ठीक है, एक ही परिवार का सदस्य क्या कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता जो है चक्की चलाने वाली है। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ आपको रहते हैं। इसका मतलब उस समय जो है जो जाति प्रथा वाली बात जो है वहां पे नहीं थी। एक ही परिवार में विभिन्न कर्म करने वाले लोग रहते थे। देखिए, पिता यहाँ पे जो है वैद्य का काम कर रहा है, वहां पे मान लीजिए कोई व्यक्ति उसका पुत्र है वो कवि का काम कर रहा है, माता उसकी जो है चक्की चलाने की काम कर रही है। तो उस समय से जो आपकी स्थिति जो है पता चल रहा है, ये भिन्न भिन्न व्यवसाय में होने के बाद भी ये एक साथ जो है रहते थे। ठीक है, गाय, रथ, घोड़े, दास दासिया आदि भी दान में यहाँ पे दिए जाते थे। देखिए, दान में उस समय क्या किया दिया जा रहा है, गाय, रथ, ठीक है, दास दासियों को भी दान में दिया जा रहा है। युद्ध में जो है हाथ लगी संपत्ति का असमान वितरण होने के कारण समाज में असमानता आ गई। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए पहले जैसे हम बता रहे हैं कि इनिशियल में कबीला था। कबीला में मान लीजिए कि टोटल 100 लोग हैं। तो जो भी युद्ध में जीता गया था, तो अगर समान वितरण कर दिया जाता तो यहाँ पे क्या समाज में आपको असमानता नहीं देखने को मिलती है। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो है असमान वितरण हो रहा है और इस तरह से समाज में असमानता आना शुरू हो गया। और इससे सामान्य जो है कबीलाई लोग वंचित रहते हुए राजाओं और पुरोहितों को आगे बढ़ने में सहायता मिली। अब सामान्य लोग वंचित रह गए और राजा और पुरोहित क्या है, इस तरह से आगे निकलने लगे। लेकिन चूंकि मुख्य आर्थिक जो है आधार क्या था, पशुचारण था, इसलिए प्रजा से नियम पूर्वक कर यानी राजस्व वसूलने की गुंजाइश बहुत कम थी। हमें दान में भूमि मिलने का उल्लेख यहाँ पे नहीं मिलता है, तो भूमि दान की कोई बात नहीं की जा रही है। और अन्न दान का भी यहाँ पे बहुत कम वर्णन है, विरल वर्णन मिलता है। हम दास दासियों से पता चलता है, लेकिन देखिए, दास दासियों को तो यहाँ पे देख रहे हैं, मजदूर अर्थात मजदूरी पे खटने वाले श्रमिक नहीं दिखते हैं। समाज में जो है कबायली तत्व प्रबल था तथा जो है कर संग्रह और भूमि संपदा का स्वामित्व पे आश्रित सामाजिक जो है वर्गीकरण नहीं हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, समाज में कबायली तत्व तो प्रबल था, लेकिन कर संग्रह और भूमि संपदा का स्वामित्व यहाँ पे आश्रित सामाजिक वर्गीकरण यहाँ पे नहीं था। भूमि संपदा पे कोई टैक्स वगैरह की बात यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। समाज में अब भी कबायली और बहुत कुछ जो है समता निष्ठ था। आगे देखते हैं। हर समुदाय का अपना धर्म का आलोक अपने ही परिवेश में मिलता था। वर्षा का होना, सूर्य और चंद्र का उदय, नदी पर्वत आदि का अस्तित्व, ये सब बातें वैदिक लोगों की पहेली जैसी थी। उनके लिए पहेली ही थी उस समय। उतना पहले वर्षा का होना, आखिर देखिए वर्षा क्यों होता है, सूर्य और चंद्र का उदय क्यों होता है, नदी पर्वत का अस्तित्व कैसे है, ये सब जो है उनके लिए पहेली ही थी। अतः उन लोगों ने इन प्राकृतिक शक्तियों को अपने मन में दैहिक रूप में देखकर इन्हें प्राणियों के रूप में देखा है और इनमें मानव और पशु के गुण आरोपित किए हैं। ठीक है, तो वो लोग इस रूप में इनको देखते थे। ऐसे बहुत से देवताओं के दर्शन हमें ऋग्वेद में मिले हैं, जिसमें इन देवताओं का स्तुति में विभिन्न जो है ऋषियों से रचे सूक्त भरे पड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देवता कौन है, इंद्र है, जिन्हें पुरंदर कहा जाता था, किले को तोड़ने वाला। ठीक है, और ऋग्वेद में देखेंगे तो इन्हीं के लिए सबसे ज्यादा आपको मंत्र जो है समर्पित किया गया है इनको।
इंद्र आर्यों को युद्ध के नेता के रूप में जो है चित्रित किए गए हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें जो है विजय दिलाई। इंद्र का जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्व है। इंद्र पे 250 सूक्त है, ठीक है। अकेले इंद्र पे कितना है? 250 सूक्त है। वह बादल का देवता भी माना गया, इंद्र को बादल का देवता माना गया जो वर्षा देता है। अग्नि का दूसरा स्थान है ऋग्वेद में, ठीक है। उनके लिए कितने 200 सूक्त यहाँ पे समर्पित है अग्नि के लिए। आदिम अवस्था के लोगों में अग्नि की भूमिका बड़े महत्व रही है, ठीक है। तो अग्नि की जो है भूमिका आपको बड़े महत्व रही है, क्योंकि इससे वे जंगलों को जलाना, खाना पकाना आदि काम लेते थे, ठीक है। तो आदिम व्यवस्था में देखें तो सबसे जो है अधिक बार किसको जो है यहाँ पे इंद्र को 250 सूक्त, उसके बाद दूसरा स्थान है अग्नि को, ठीक है। अग्नि का महत्व कहाँ देखने के? जंगलों को जलाने में, खाना पकाने में। अग्नि का उपासना न केवल भारत में अपितु ईरान में भी आपको देखने को मिलती है। वैदिक काल में अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का भी काम किया है। तो देवताओं और मानवों के बीच इनका मध्यस्थ का भी काम किया। समझा जाता है कि अग्नि में डाली जाने वाली आहुति धुआं बनकर जो है आकाश में जाती है और अंततः देवता को मिल जाती है, ऐसा मान्यता था। तीसरा स्थान किसको है? वरुण का है, जो जल और समुद्र के देवता माने जाते हैं, और उसे जो है उन्हें ऋतु अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा गया है। तो ऋतु का देवता भी कहा जा किया गया है उनको। समझा जाता था कि जगत में जो भी घटना होती है वह उसी के इच्छा का परिणाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सोम। सोम वनस्पति का अधिपति माना गया है। जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, इनका अधिपति किसको माना गया है? सोम। और एक जो है मादस रस का नाम उसी के नाम पे पड़ा है, ठीक है, सोम रस, ठीक है। आगे देखिए, ऋग्वेद में बहुत से सूक्तों में एक प्रकार के पौधे से, जिसकी पहचान अभी तक पक्की नहीं हुई है, सोम रस बनाने की जो है विधि बताई गई है। नेक्स्ट देखिए मरुत। मरुत जो है आंधी के देवता है। इस प्रकार हमें इसमें ऐसे बहुत सारे देवताओं के उल्लेख मिलते हैं जो किसी न किसी रूप से प्रकृति के विभिन्न शक्तियों के प्रतिरूप है। यानी प्रकृति को जो है यहाँ पे एक तरह से समझ लीजिए कि प्रकृति पूजा किया जा रहा है, साथ ही मानवोचित व्यवहार करते थे। आगे देखिए, देवताओं में कुछ देवियां भी हैं, जैसे आदिति, आदिति का वर्णन मिलता है, और उषा जो प्रभात समय के प्रतिरूप है। किंतु ऋग्वेद काल में देवियों की प्रमुखता नहीं थी। उस काल में पितृसत्तात्मक समाज में देवों का बोलबाला जो है देवियों से जो है अधिक देखने को यहाँ पे मिलता है। देवताओं की उपासना का मुख्य रीति था यहाँ पे संतुति पाठ करना और यज्ञ बलि अर्पित करना, ठीक है। तो इसका उपासना कैसे रूप में लोग स्तुति पाठ करते थे, यज्ञ बलि चढ़ावा देते थे। ऋग्वैदिक काल में स्तुति पाठ पे अधिक जोर था यहाँ पे, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में देखिए स्तुति पाठ पे ज्यादा अधिक जोर है, और आगे चल के देखेंगे तो इसमें आपको चढ़ावा भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत में क्या है? केवल स्तुति पाठ है। स्तुति पाठ सामूहिक होता था और अलग अलग भी था। समानतः हर कबीले या गोत्र का अपना अलग अलग देवता होता था। लगता है कि स्तुति पाठ कबीले या गोत्र भर के लोग जो है समवेत जो है स्वर में करते थे, सारे लोग सामूहिक स्वर में जो है ये काम किया करते थे। यज्ञ आहुतियों में यही बात होती है। इंद्र और अग्नि जो है समस्त जन द्वारा दी गई बलि जो है ग्रहण करने के लिए आहूत जो है होते थे। बलि या जो है आपको यागहुति में शाक, जौ आदि वस्तुएं भी दी जाती थी, परंतु ऋग्वैदिक काल में ये वस्तुएं चढ़ाते समय कोई अनुष्ठानिक या यागिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। उन दिनों जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, किसी जो है जादुई असर का होना उतना नहीं माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो है जादू टोना का प्रभाव नहीं माना जाता था, जितना उत्तर वैदिक काल में माना जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में लोग जो है देव आराधना क्यों करते थे? वे लोग जो है आध्यात्मिक उत्थान या जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए ऐसा नहीं करते थे। वे अपने देवताओं की संतति, पशु, अन्न, धान्य, आरोग्य आदि पाने की कामना के लिए उपासना करते थे। आज देखिएगा तो देवताओं का जो है यहाँ पे याद कैसे किया जाता है। स्पेशली जो सबका मनोकामना है, किसी का मान लीजिए कि कोई यूपीएससी क्लियर कर ले, कोई बीपीएससी क्लियर कर ले, किसी का बड़ा मकान बन जाए, ठीक है, ये होता है। लेकिन उस समय देवताओं की स्तुति क्यों करते थे ऋग्वैदिक काल में? संतति के लिए, संतान के लिए, पशु के लिए, अन्न के लिए, धान्य के लिए, ठीक है। यहाँ पे आरोग्य मतलब रहने के लिए, कामना करने के लिए किया जाता था। चलिए इसके क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, हम लोग फिनिश किए, बाकी फिर हम इसको समरी अभी आपको दे देते हैं, आखिर हम लोग यहाँ पे पढ़े क्या, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, बताइए इन सब धारणाओं को स्पष्ट कीजिए। मंडल क्या होता है? दास और दस्यु क्या होता है, इसके बारे में लिखना है।
पंचजन क्या होते हैं, जन क्या है, गविष्टि क्या है, राजन किसको बोलते हैं, सभा और समिति, ग्रामणी, बीस, पितृसत्तात्म से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द के विविध प्रयोगों का खोज करें। जो लोग शब्द करते थे, जब इसका प्रयोग 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में आ बसने वाले जन समूहों के लिए किया जाता था, तब इसका अर्थ क्या होता था। ऋग्वैदिक लोगों के भौतिक जीवन का चित्रण कीजिए। क्या उन लोगों को कृषक जन कहना ठीक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको करेंगे। ऋग्वैदिक युग की राजनीतिक जो है पद्धति का वर्णन करें और उसके जो है जनजातीय स्वरूप का निरूपण करें। ऋग्वैदिक लोग किन किन देवों और देवों को क्यों पूजते थे और उनकी उपासना विधि क्या थी। ठीक है, ये बताना है आपको। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक लोगों की सामाजिक संगठक और पारिवारिक व्यवस्था का वर्णन करें। उस समय समाज का संगठक कौन कौन था और परिवार की क्या स्थिति थी। इस अध्याय में जिन लोगों का विवेचना हुआ है, ऋग्वैदिक लोग क्यों कहलाते थे। ठीक है, वे ऋग्वैदिक लोग क्यों कहलाते थे, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, ओवरऑल जो है इस यूनिट में जो है हम लोग क्या क्या देखें। ठीक है, तो कहानी हम लोग शुरू किए थे यहाँ पे ऋग्वैदिक काल। ठीक है, हमने आपको बताया था कि वैदिक युग में हम लोग को दो भागों में बांट के पढ़ना है। ठीक है, वैदिक युग में दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो ऋग्वैदिक होगा, जिसको हम लोग 1500 से 1000 1500 से 1000 आपको बीसी। ठीक है, दूसरा उत्तर वैदिक काल जो हम लोग अगले यूनिट में देखेंगे, 1000 बीसी से लेके और आपका 600 बीसी तक। अब देखिए, आज हम लोग जो पढ़े हैं 1500 से लेके 1000 बीसी की कहानी पढ़े हैं। इसमें हम लोग क्या देखे हैं, इनका साहित्यिक विवरण जानने का प्रयास किए हैं। ठीक है, इनका मूल प्रदेश जानने का प्रयास किए हैं कि आखिर ये लोग कहाँ से आए थे। फिर हम यानी भौगोलिक प्रसार के ऊपर इनका चर्चा हुआ है। इनका आर्थिक जीवन हम लोग देखे हैं, इनका सामाजिक जीवन के बारे में देखे हैं, इनके धार्मिक जीवन के बारे में देखे हैं और इनके राजनीतिक जीवन के बारे में देखें। अगले में हम देखेंगे यूनिट में कि आखिर भौगोलिक प्रसार में क्या चेंजेज आया, इनके आर्थिक जीवन में क्या चेंजेज आया, इनके सामाजिक जीवन में, इनके धार्मिक जीवन में, इनके राजनीतिक जीवन में जो है क्या क्या परिवर्तन हुआ, वो हम लोग अगले अध्याय में जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताया आर्य कोई जाति नहीं थी। ठीक है, आर्य का मतलब था क्या, एक भाषा बोलने वाला एक समूह हुआ करता था। ठीक है, सबसे जो है हमको प्रमाणिक मिलता है जानकारी, जैसे आर्य सर्वे में बताया जा रहा है कि आर्य कहाँ के निवासी थे, तो आपको यूरेशिया मध्य एशिया से बताया जा रहा है। और इसका हमको प्रमाण जो है जैन अवस्था वगैरह में भी मिलता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ऋग्वेद के बारे में भी हम लोग चर्चा किए हैं। ठीक है, केवल और केवल ऋग्वेद के बारे में थोड़ा चर्चा हुआ है। आगे हम लोग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी हम लोग सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की चर्चा करेंगे। देखिए, एक और बात मैं बता दूं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है, ये तीन जो है इसको वेद त्रयी कहा गया है, अपौरुषेय कहा गया है, यानी पुरुष की क्षमता से ये बाहर की चीज है। इसका देखिए कोई ओरिजिनल कॉपी हमारे पास नहीं है, क्लियर आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ऋग्वेद का हमारे पास सकाल वर्जन मिला हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद का हमको हमारे पास सकाल वर्जन है, ध्यान रखेंगे। और सकाल वर्जन में ही ऋग्वेद में कितना बताया गया है आपको, 10 मंडल बताया गया है। ठीक है, 10 मंडल बताया गया है, ये सब बात आप याद रखेंगे। ठीक है, 10 मंडल बताया गया है, प्लस इसमें एक और बात याद रखेंगे, 10 से 28 जो है सूक्त बताया गया है। सूक्त यानी समझ लीजिए ये आपका जैसे 10 आपको पाठ हो गया, जैसे लेसन पढ़ते हैं आप, कोई बुक हो गया उसमें 10 जो है लेसन हो गया, उसके अंदर 10 से 28 सूक्त यानी पैसेज है ये। ठीक है, इसके बाद इसमें मंत्र मिला हुआ है, तो मंत्र हमको कितना मिला है, तो आपको 10,580। ये नई किताबें में आपको 10,580 देखने को मिलेगी, पुरानी किताबों में देखेंगे तो 10,000 आपको यहाँ पे 400 जो है आपको 62 देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद एक आध फैक्ट और आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे मैं बताया कि 2 से 7 नंबर तक जो है क्या है, आपको ये प्राचीन मंडल है, यानी पुराना मंडल है ऋग्वेद का। यानी चूंकि मैं बताया कि ऋग्वेद का रचना जो है ये आपको 6वीं शताब्दी से दूसरी जो है शताब्दी ईसा पूर्व तक जो देखने को मिलता है, ये लंबे समय तक इसका रचना हुआ है। तो 2 से 7 तक सबसे पुराना बताया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, 2 से 7 जो है सबसे पुराना बताया गया है। 2 में जो है आपको आपको ग्रह जो है समस्त के बारे में बताया गया है। 3 में देखेंगे मंडल 3 में विश्वामित्र के बारे में बताया गया है, और आपको पता है गायत्री मंत्र का उल्लेख यहीं पे आपको किया गया है, और गायत्री मंत्र जो है किसको समर्पित है, सूर्य को समर्पित है। 4 में जो है आपको वामदेव के बारे में बताया गया है, 4 में आपको वामदेव के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। और यहाँ पे जो है कृषि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है 5 देखेंगे तो 5 में अत्रि के बारे में। ठीक है, 6 भारद्वाज। ठीक है, ये रचनाकर्ता लोग हैं। ठीक है, और 7 जो है आपको ये वशिष्ठ है। और यहीं पे जो है ऋगमंडल के जो है मंडल नंबर 7 में देखेंगे जो वशिष्ठ द्वारा रचना करते हैं, 10 राग युद्ध के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, 9 जो है सोम को समर्पित है। ठीक है,
10 जो है बाद में डाला गया है। और यही जो है ऋग मंडल का जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, इसी में आपको क्या बताया गया है, 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है। तो इससे तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो है चौथा वर्ण बाद में आया है। आगे हम लोग अगला चैप्टर में देखेंगे सामवेद, ठीक है। सामवेद में देखेंगे हम लोग कि इसमें 75 मंत्र जो है ऋग्वेद से अलग है, बाकी एज इट इज जो है ऋग्वेद का एक तरह से कॉपी पेस्ट है सामवेद आपका। यजुर्वेद में हम लोग देखेंगे, सामवेद में ऐसे गाना वगैरह आपको देखने, गायन कला देखने को मिलेगा। यानी सिंपल सा कहने का मतलब है, जो आपका ऋग्वेद है इसको जो है पढ़ने का एक तरीका, यानी एक गायन का आपको तरीका बताया गया है कहाँ पे, सामवेद में। फिर आपको यजुर्वेद देखेंगे, यहाँ पे क्रमकांडी वेद भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रम कांड यहाँ से मनुष्य के जीवन में प्रवेश कर चुका था, जो आज भी हमारे समाज में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अथर्ववेद, इस सबसे बाद का वेद है। इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग उपनिषद वगैरह के बारे में देखेंगे, वेदांग वगैरह के बारे में देखेंगे, ठीक है, अगले यूनिट में। भौगोलिक प्रसार देखेंगे हम लोग, ठीक है। और देखेंगे कि आगे जो है कृषि वगैरह था कि नहीं, कला का क्या स्थिति था, पशुपालन था कि नहीं, ठीक है। तो अगर देखेंगे बाद में उ- उत्तर जो है ऋग्वैदिक काल में देखेंगे तो आपको कृषि का बृहद उल्लेख हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कृषि वगैरह के बारे में हमको जानकारी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे परिवार, वर्ण और स्त्रियों की स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ऋग्वेद में जैसे हम लोग देख रहे थे, तो स्त्रियों को जो है स्थिति ठीक ठाक अपने को देखने को मिल रही है। राजनीति में भी जो है उनको शामिल किया गया था, संपत्ति का अधिकार भी था ऋग्वेद में उनको, ठीक है। जैसे आप देखेंगे, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ कि संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। 8वें मंडल में देखेंगे तो संपत्ति प्राप्ति की बात की गई है लोपामुद्रा को, ठीक है। तो लोपामुद्रा को जो है संपत्ति की बात की गई है। ऐसे में हमको पता चलता है कि जो है ये संपत्ति का अधिकार भी स्त्रियों को था, ठीक है। विवाह जो है अगर इनिशियल में देखेंगे, तो विवाह की स्थिति अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है महिला के सहमति से की जाती थी विवाह, ठीक है, इनके सहमति से। बहु विवाह हमको बहुत ही कम देखने का यहाँ पे प्रमाण मिलता है। साथ साथ बहु जो है पति प्रथा अगर देखें तो यहाँ पे एक आध बार देखने को मिलता है, ज्यादा यहाँ पे प्रमाण देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा हम लोग क्या चर्चा इसमें की है, विधवा विवाह क्या होता था या नहीं होता था, बिल्कुल यहाँ पे होता था, ठीक है। बाल विवाह बिल्कुल नहीं था, याद रखेंगे, ठीक है। सती वाला कोई यहाँ पे स्थिति नहीं था। ये सब जो बाद में हमारे समाज में जो भी ये कुरीतियां है बाद में डेवलप हुई है, ठीक है। यहाँ तक बता दूं कि इनिशियल टाइम पीरियड में जो है आपको महिलाएं जो है युद्ध में भी भाग लिया करती थी, ठीक है। महिलाएं आपके युद्ध में भी भाग लिया करती थी, ठीक है। चलिए, तो ये सभी स्थिति थी। आगे चल के अगले लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर हम मैप से स्टार्ट करेंगे आपका, तो आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी मैं नंबर आपको दे दिया हूँ इनिशियल में, आप उस नंबर पे अपना आंसर जो है, मेनली वो नंबर आपको दिया गया है, आंसर अपना राइटिंग जो है सबमिट करेंगे, आपको जो है फीडबैक दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।